So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to continue our discussion on blood vascular system. ब्लड वस्कुलर सिस्टम के तीन क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे. अगर आप किसी चीज को पंप कराना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जिसकी आपको आवश्यकता होगी वो है पंपिंग ऑर्गन. अगर आप वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी उस वाटर को पंप कराने के लिए. एंड आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए जो मोटर लगी हुई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हार्ट. सेकेंडली आपको कुछ पाइप्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इस मोटर में से पानी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे. आपकी बॉडी में जो पाइप्स लगे रहते हैं उनका नाम है ब्लड वेसल्स. एंड सेकेंडली आपको खुद उस फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी जिसको आपको पंप करना है. जैसे कि अगर आप मोटर से पानी पंप करते हैं तो हार्ट से आप लोग क्या पंप करेंगे? ब्लड पंप करेंगे. अभी तक हम इस चैप्टर की डिस्कशन में यानी कि प्रीवियस सेशन के अंदर ब्लड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं. हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को ठीक से पढ़ लिया था. ब्लड को हमने डिवाइड किया था इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा जो कि 55% कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा था एंड 45% थे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर भी आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अवेलेबल थे. डब्ल्यूबीसी के अंदर भी आपके ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स अवेलेबल थे. फिर ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर भी आपके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स अवेलेबल थे. जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट के अंदर आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स अवेलेबल थे. इन सब सेल्स की डिस्कशन के बाद हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड को समझा कि आखिर ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन की कन्वर्जन किस हिसाब से होती है. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा जहां पर हमने दो सिस्टम्स को कंसिडरेशन में लिया. पहला जो कि आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहलाता है, द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. एंड सेकंड आरएच एंटीजन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर आपकी बॉडी में आरएच एंटीजन है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा. फॉर एन इंस्टेंस अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरी बॉडी में बी एंटीजन भी है जो कि मुझे बी के कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर रहा है. और पॉजिटिव मैंने बोल दिया यानी आरएच भी मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मेरे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है. और अगर मैं बी नेगेटिव होता तो उसका मतलब ये रहता कि मेरे अंदर बी एंटीजन तो है जिस वजह से मेरा ब्लड ग्रुप बी हो गया, लेकिन नेगेटिव का मतलब यह है आरएच एंटीजन मेरे आरबीसी की सरफेस के ऊपर से मिसिंग है. यहां पर ब्लड की डिस्कशन खत्म हो जाती है. अब हम करेंगे वेसल्स की डिस्कशन. एंड वेसल्स की डिस्कशन के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे टू द पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट. तो वेसल्स जो है आपकी बॉडी में ये ब्लड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करने का काम करती है. और ये वेसल्स अलग अलग प्रकार की हैं, अलग अलग डायमीटर की हो सकती हैं. सबसे प्रॉमिसिंग जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं इन्हें कहा जाता है आर्टरीज एंड वेन्स, जिनका नाम आपने बचपन से लेकर अभी तक हजारों बार सुना होगा. तो यहां पर हमें नया क्या जानने को मिलेगा? यहां पर हमें नया जानने को मिलेगा कि ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि दिखने में काफी पतली रहती हैं, इनमें भी तीन अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट रहती है. सबसे पहली जो लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, अगर ये आउटर मोस्ट है तो जाहिर सी बात है आपको क्या प्रदान कर रही होगी? प्रोटेक्शन प्रदान कर रही होगी. कोई चीज अगर बाहर की कवरिंग है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन. इसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट रहती है इसे आप मिडल लेयर बोलते हो. और ये मिडल लेयर किसकी बनी रहती है? स्मूथ मसल की. क्योंकि जिस हिसाब से आप किसी भी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री होती हैं, ब्लड वेसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन को आप रेगुलेट नहीं कर सकते, वो भी इनवॉलेंट्री में ही काउंट होगी. सो जो मिडल लेयर है ये स्मूथ मसल्स की बनती है. एंड सबसे अंदर जो आपकी एंडोथीलियम रहती है इसे आप इनर लेयर बोल देते हो. व्हेन इट कम्स टू ब्लड वेसल इनको स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं और इनके नाम के इनिशियल पार्ट में जो प्रीफिक्स लगा रहता है वो है ट्यूनिका. तो अगर आप बात करते हैं आउटर लेयर की तो इसको आप प्यार से क्या कहते हैं? इसको आप बोलते हो ट्यूनिका एक्सटर्ना. एक्सटर्ना क्यों बोला? क्योंकि एक्सटर्नली प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट है. अगर आप मीडियम लेयर की बात करते हो तो ये मीडियम पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ट्यूनिका मीडिया. और अगर आप इनर लेयर की बात करते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्यूनिका इंटीमा. इंटीमा का मतलब है इंटरनल. ये तीन जो लेयर्स हैं ये सेम टू सेम तीन लेयर्स आपकी कहां पर देखने को मिलेंगी? आपको आर्टरीज में भी देखने को मिलेंगी. तो यहां पर आर्टरी और वेन्स में अगर ये तीनों लेयर सेम है तो फर्क किस बात का पड़ता है? फर्क इस बात का पड़ता है मेरे दोस्त कि ये जो स्मूथ मसल लेयर है, ये जो मिडल लेयर है, ये आपकी थिक होती है इन केस ऑफ आर्टरी. और यहां पर अगर आप देखोगे मिडल लेयर तो ये आपकी कंपैरेटिवली थिनर होती है, ये आपकी कंपैरेटिवली पतली होती है. इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क पड़ा इस आर्टरी और वेन के डायमीटर के ऊपर, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी और वेन के अंदर हमेशा डिफरेंट रहता है. समझने की कोशिश करो. यहां पर मैं दो वेसल्स बना दे रहा हूं. एक वेसल है आपकी ये और दूसरी वेसल है आपकी ये. इन दोनों का डायमीटर एग्जैक्टली सेम है. अब मैंने क्या कर दिया है, इसमें से एक वेसल
की जो लेयर थी इसको थिक बना दिया है। एक वेसल थी, इसकी लेयर को काफी थिक बना दिया है इस हिसाब से। ओके, सो दिस इज द थिक लेयर ऑफ द वेसल। इतनी मोटी लेयर आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे पाइप का डायमीटर पतला हो गया? क्या मैं कह सकता हूं इस पाइप की जो थिकनेस है ये कम हो गई? बिल्कुल कह सकता हूं। और दूसरे एंड पे मैंने क्या लगा दी है? मैंने पतली सी एक लेयर लगा दी है, पतली सी वॉल लगा दी है। अगर मैंने यहां पर पतली सी वॉल लगाई है कंपैरेटिवली, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका डायमीटर ज्यादा होगा पहली वाली से? बिल्कुल कह सकता हूं, साफ साफ दिखाई ही दे रहा है। तो इसका डायमीटर आपका ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके अंदर जो फ्लो करने का स्पेस है ये ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका डायमीटर कम है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ये कंजस्टेड वे में मूव करेंगे। जगह कम है लेकिन ब्लड जो है आपका आ रहा है सेम वॉल्यूम में। वॉल्यूम सेम है, जगह कम है। वॉल्यूम सेम है, जगह कम है। क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो आपको आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हुई? बिल्कुल हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाइप पतला है। अगर पाइप पतला है तो छोटी जगह में से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो प्रेशर तो आपस में बढ़ेगा ही, मॉलिक्यूल्स तो आपस में कोलाइड करेंगे ही। सेकंड, अगर आप डायग्राम देखें वीन्स का, तो वीन्स में डायमीटर अच्छा खासा है तो मॉलिक्यूल्स दूर 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 प्रेजेंट हो सकते हैं, आराम से फ्लो कर सकते हैं, प्रेशर की कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर जो प्रेशर है ये अल्टीमेटली कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हुआ आपका ज्यादा, जबकि वीन्स में आपका ब्लड प्रेशर हुआ कम। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में आपका जो ल्यूमन है इसका साइज है कम। ओके, अगर मिडल लेयर थिक है तो आपका जो ल्यूमन है इसका साइज हो गया कम, और यहां पर जो आपका ल्यूमन है इसका साइज हो गया ज्यादा। इसीलिए बीपी में फर्क देखने को मिला आर्टरीज और वेन्स में। तो यहां पे तो तीन अलग अलग लेयर हैं, लेकिन अगर आप बात करते हो कैपिलरीज की, सो दे आर स्पेशल। कैपिलरीज क्योंकि बहुत ही पतली होती है तो यहां पर जो है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर प्रेजेंट रहती है। बहुत ही पतले पतले सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सचेंज करा देती है। तो एक्सचेंज में जो मेन काम है वो किसका है? कैपिलरीज का है। राइट? तो पहले तो इन तीनों में हमें डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा क्यों है? ल्यूमन छोटा है क्योंकि स्मूथ मसल लेयर जो है, मीडियम लेयर जिसे आप ट्यूनिका मीडिया कह रहे हो, वो थिक है। वीन में इसका उल्टा है, कैपिलरीज आपकी पतली पतली होती हैं और आपके बॉडी में इतनी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं, इतनी आर्टरीज, इतनी वेन्स प्रेजेंट रहती हैं कि अगर आप अपनी बॉडी की सारी ब्लड वेसल्स को एक रस्सी के फॉर्म में एक के बाद एक अटैच कर दें तो आप इस पूरे अर्थ को 7 से भी ज्यादा बार लपेट सकते हो, सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट ब्लड वेसल्स की हेल्प से। इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के अंदर कंजस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो इतना ज्यादा इनका एरिया है, इतनी ज्यादा इनकी लेंथ है, तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क मौजूद होगा इन ब्लड वेसल्स का। और इसीलिए आपके हर ऑर्गन, हर सेल, हर टिश्यू तक ब्लड सप्लाई पहुंचाई जा सकती है। सबसे पहले आर्टरीज के बारे में देख लेते हैं, विच आर द प्राइम कंसर्न। तो आर्टरी जो है यहां पर आपको दिखाई हुई है, जो ए डायग्राम है दैट इज फॉर आर्टरी। तो यहां पे जो स्मूथ मसल की लेयर है, जो मीडियम लेयर है ट्यूनिका मीडिया, ये देखो कितनी थिक है। जो ट्यूनिका मीडिया है देखो कितनी ज्यादा थिक है। राइट? तो यहां पर ये जो आर्टरीज होती हैं ये बाद में छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? आर्टेरियोल। तो आर्टेरियोल आर पतले एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरी मोटी होती है, सबको पता है, लेकिन जब वो आगे जाकर बाइफर्केट हो जाएगी इट कैन फॉर्म अ लॉट ऑफ आर्टेरियोल्स। फिर ये जो आर्टेरियोल्स है फर्दर क्या बना सकते हैं? फर्दर आपका कैपिलरी नेटवर्क बना सकते हैं। ये जो नेटवर्क है ना, ये आपका क्या है? ये आपका कैपिलरी नेटवर्क है। ये आपका कैपिलरी नेटवर्क। फिर सिमिलरली ये जो कैपिलरी नेटवर्क है यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन जो है ये दे देगा, किसी को CO2 उठा लेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो ये आपके जैसे आर्टरी आर्टेरियोल्स बना रही थी ना यहां पर छोटे छोटे, ऐसे ही वेन यहां पर क्या बना लेती है? वेन्यूल्स बना लेती है। तो यहां पर वेन के छोटे छोटे वेन्यूल्स जो है ये कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली आपकी मेन वेन के अंदर पहुंचा देंगे। ये आपका ओवरऑल पाथ है जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर टिश्यूज। कहने का मतलब है कि आर्टरीज जो हैं ये हार्ट से टिश्यूज तक ब्लड लेके जाएंगी। क्या इसमें कोई भी दो राय है कि अगर ये टिश्यूज तक ब्लड लेकर के जा रही हैं तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा? मेरे भाई, टिश्यूज को तुम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देकर के करोगे क्या? टिश्यूज के अंदर तो खुद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, उन्होंने तो खुद CO2 बना रखी है वाया मेटाबॉलिक रिएक्शंस। आपको तो उन्हें ताजा ब्लड देना है ना। तो इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि दुनिया की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है
ये क्या करती है, नाम क्या है, पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स से एसोसिएटेड। सो जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स तक लेके जाती है आपके ब्लड को, और लंग्स तक लेके जा रही है तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए लेके जा रही होगी, इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। तो आप कहां पर जा रही है ब्लड वेसल, ये भी आपको याद है तो आप डेराइव कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो कि किस प्रकार का ब्लड होगा। अगर मैं कह रहा हूं दुनिया की हर आर्टरी हार्ट से ऑर्गन तक जा रही है, ऑर्गन तक जा रही है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही होगी, दूसरा कोई ऑप्शन यहां पे नहीं बनता। अगर पल्मोनरी आर्टरी है वो आपके लंग्स तक जा रही है तो लंग्स को जो है उसके पास ऑक्सीजन है, तो अल्टीमेटली वो ऑक्सीजन लेने जा रही है, देने नहीं जा रही, राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें आर्टेरियोल्स बोलते हो, जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो स्मॉल ब्रांचिंग नेटवर्क है दिस इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल, और वीन्स का जो स्मॉल ये नेटवर्क बनता है इसे आप कहते हैं वेन्यूल्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द आर्टरी। अब इसकी लेयर्स को समझ लेते हैं। तीन आपको यहां पर लेयर्स देखने को मिलती हैं। सबसे अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा, जो कि हमने पढ़ा था टिश्यूज वाले चैप्टर में कि स्क्वैमस एंडोथेलियम यहां पर प्रेजेंट रहती है। स्क्वैमस मतलब सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स यहां पर प्रेजेंट है, पतले पतले सेल्स जिनके थ्रू एक्सचेंज हो सके, तो वही तो एक्सचेंज ही तो यहां पे कराना है। तो अंदर की जो लेयर है वो आपकी स्क्वैमस एंडोथेलियम होगी। ट्यूनिका मीडिया, अब ये मीडियम है तो इसमें स्मूथ मसल लेयर प्रेजेंट होगी और इसके साथ कुछ इलास्टिक फाइबर्स जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मीडियम लेयर होती है। और बाहर वाली है तो इसका काम क्या होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो इसमें कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी, क्योंकि अब देखो मेरे भाई ये आउटर मोस्ट लेयर है तो इसको किसी और ऑर्गन से कनेक्शन भी प्रोवाइड करना है। आउटर लेयर है तो किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्टेड होगी, तो कनेक्टिव टिश्यू यहां पर देखने को मिलेंगे जिससे कि कनेक्शन बिल्ड हो सके, और कोलेजन फाइबर यहां पर प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल है, प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल। स्मूथ मसल कैसे याद करें, स्केलेटल तो हो नहीं सकती, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट के अंदर नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो स्मूथ होंगी क्योंकि इनवॉलेंटरी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, राइट। यही बात आपको पहले बता दी गई थी। ये आपकी आर्टरीज के बारे में कुछ जनरल बातें। नाउ इट कम्स टू वेन्स। वेन्स जो हैं ये क्या क्या कैरी करते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। सो इट कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। अगर ये ऑर्गन्स से लेकर आ रही है ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो ऑर्गन से अगर ब्लड उठाकर लेकर आ रही है तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वेन्स। यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन लंग्स से एसोसिएटेड होती है, यानी ये लंग्स से हार्ट तक आ रही है। अगर लंग्स से आ रही है तो लंग्स तो क्या करके भेजेगा, उसको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा ना, मतलब ऑक्सीजनेट करके भेजेगा, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन है, आप सांस ले रहे हो, तो यहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। सो ओनली पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अलावा दुनिया की हर आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और दुनिया की हर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। यहां पर जो इनकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं इन्हें आप वेन्यूल्स कहते हो, जो कि यहां पर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वेन्यूल्स। ओके, वीन्स में भी आपकी तीन लेयर है, लेकिन जो ट्यूनिका मीडिया है ये कंपैरेटिवली पतली है, इस वजह से क्या हो जाता है, ल्यूमन आपका बड़ा हो जाता है वेन का, और ल्यूमन अगर बड़ा हो गया है तो इसमें ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। यहां पर अगर आप ल्यूमन देखेंगे तो इतना थिक है, ल्यूमन इतना है, लेकिन यहां पर स्पेस देखो कितना बढ़ गया, यहां पर मैं सिर्फ ल्यूमन को हाईलाइट कर रहा हूं, तो यहां पे देखो स्पेस कितना कम है एंड यहां पर देखो स्पेस कितना ज्यादा है, दैट इज जस्ट बिकॉज कि यहां पर आपकी मोटी लेयर प्रेजेंट है आपकी ट्यूनिका मीडिया, जबकि यहां पर आपकी ट्यूनिका मीडिया काफी पतली है, तो अच्छा खासा स्पेस वेन्स को मिल जाता है। अगर आप आर्टेरियोल और वेन्यूल्स की बात करें तो ओवरऑल इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी देखने को मिलेगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, आपका यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है आर्टरी, सो दिस इज आर्टरी। आर्टरी जो है, क्योंकि एक आर्टरी तो अब दुनिया भर के ऑर्गन्स में जा नहीं पाएगी, तो ये क्या कर लेती है, ब्रांचिंग कर लेती है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स बना लेती है। इन्हें क्या बोला गया है, आर्टेरियोल्स बोल दिया गया है, इन्हें क्या बोल दिया है, आर्टेरियोल्स बोल दिया। सो दिस वाज द आर्टरी एंड दीज वर द आर्टेरियोल्स। नाउ क्या हुआ, पतली पतली कैपिलरीज में ये डिवाइड हो गए, जहां पर एक्चुअल एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा।
ये पतली पतली कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिला. सो एट द सेंटर यू हैव द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. And after that these capillary networks will be getting merged. Capillary networks will be getting merged with the veins. ओके तो यहाँ पर वेन्स में इकट्ठा जाने से पहले सबसे पहले क्या करेगा, एक जंक्शन बनाएगा, जैसे कि आर्टेरियोल्स का बन रहा था. ऐसे यहाँ पर एक जंक्शन बना, क्योंकि हर कैपिलरी जाकर सिंगल वेन में नहीं खुल जाएगी, ये अपने वेन्यूल्स में खुलती है सबसे पहले. तो यहाँ पर ये जो चीज़ें आई, यहाँ पर जो ये नेटवर्क आया, इसे आपने बोल दिया है वेन्यूल्स. एंड अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपकी बड़ी वेन आई दैट विल बी प्रेजेंट, इसे आपने बोल दिया वेन. बात समझ में आई? आर्टरी जो है ब्लड लेकर के आ रही हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई इनटू स्मॉल स्मॉल आर्टेरियोल्स और उसके बाद कैपिलरी नेटवर्क में जाकर मर्ज हो गई. कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड आपका वेन में पास हो गया, क्योंकि कैपिलरीज में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. कैपिलरीज में आपका सिंगल लेयर है पतला सा, तो यहाँ पर मेन एक्सचेंज वाला पार्ट आपका देखने को मिल रहा है. जैसे आर्टरी थी तो ये क्या लेकर के आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ से कैपिलरी से ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया और ऑर्गन से CO2 अंदर आ गया, तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया. तो अब ये वेन्स में जाना चाहेगा तो ये वेन्यूल्स के थ्रू वेन में चला जाएगा. ये आपका टोटल पाथ होता है वाया आर्टरी टू द वेन्स. तो बीच में कौन कौन आया, आर्टेरियोल, कैपिलरी और वेन्यूल्स आया, जो कि आर्टरी और वेन के बीच में एक नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं. ओके अब देखो यार, थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कैपिलरी, जहां पर एक्सचेंज होता है बिकॉज दे आर वेरी थिन. यहां पर कोई 3 लेयर नहीं प्रेजेंट है. सो इन टिश्यू जो आर्टेरियोल है, टिश्यूज में जाकर के, क्योंकि अब एक्सचेंज करना है, टिश्यू में ऑक्सीजन देना है, वहां से CO2 उठाना है, तो टिश्यूज में जाकर के ये क्या करता है, थिन वॉल्ड और सिंगल लेयर्ड, क्योंकि भाई एक्सचेंज में सिंगल लेयर का ही काम है. तो यहां पर क्या होता है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद कैपिलरीज एक्सचेंज के बाद वेन्यूल्स बना लेती हैं और ये वेन्यूल्स जो है दे ओपन इनटू वेन्स. ये बात तो हम अभी जस्ट करके हटे हैं, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं पढ़ना था, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कवर्ड, राइट. ये है आपकी ब्लड वेसल्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द वेरी क्रिटिकल टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब आपको ये समझना है कि हार्ट कैसा दिखाई देता है, हार्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. तो इनिशियली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से चैम्बर्स हैं, कौन कौन सी वॉल्स हैं. एंड आफ्टर दैट हम लोग ये जानेंगे कि हार्ट में सर्कुलेशन किस हिसाब से होती है, कौन कौन सी वेसल्स निकल रही हैं जो ऑर्गन तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आ रही हैं, कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जो कि हार्ट से ब्लड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए आपकी लेकर जा रही हैं लंग्स तक, और कौन सी वेसल्स हैं जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट में लेकर आ रही हैं, और कौन कौन से चैम्बर में इन वेसल्स की एंट्री हो रही है. सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है. तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको बहुत गौर से देखना है. हार्ट जो है ये मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है, यानी ये आपकी जो जर्म लेयर्स होती हैं उनमें 3 लेयर्स है आपके पास, आपकी एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो जो मीजोडर्मल लेयर होती है इससे डेराइव होता है आपका हार्ट, और ये मीडियास्टिनम में प्रेजेंट रहता है. मीडियास्टिनम मतलब हमने देखा था इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो आपके लंग्स थे उसमें राइट लंग में 3 लोब्स थे, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लोब थे. क्यों? क्योंकि लेफ्ट लंग जो था, हार्ट उसकी तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, कार्डियक नॉच नाम की एक जगह थी, हार्ट वहां पर थोड़ा सा स्पेस लेकर प्रेजेंट रहता है, तो लेफ्ट लंग सिर्फ 2 लोब्स में ही आपका डिवाइडेड था. तो 2 लंग्स के बीच में इन द थोरेसिक कैविटी, यानी इस रीजन में जो है आपको आपका हार्ट देखने को मिलता है. ये 2 लंग्स हैं तो इनके बीच में आपको स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये जो मेन पार्ट है ना, ये जो मेन पार्ट है जो बड़ा है, ये मेन पार्ट आपका लेफ्ट साइड में आता है. अगर आप डायग्राम भी देखेंगे सो इट इज कॉल्ड एज द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये आपका लेफ्ट लंग से एसोसिएटेड होता है, लेफ्ट लंग से एसोसिएटेड होता है एक जगह पर जिसको आप क्या बोलते हो, कार्डियक नॉच बोलते हो. यानी दिल जहां पर प्रेजेंट है वहां पर छोटी सी जगह होती है, नॉच बन जाता है कि हाँ भाई ये दिल का स्पेस है, यहां पर जो है आपका हार्ट प्रेजेंट होगा. तो इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. ऐसा नहीं है कि दिल आपका एकदम लेफ्ट में प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है आपका लेफ्ट साइड में, तो इट इज सीमिंग टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट. क्योंकि अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करोगे इस प्रकार से तो यहां पर आपका छोटा पार्ट आएगा और यहां पर लेकिन थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है. ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन में थोड़ा फेस करके रहता है. दैट्स व्हाई आप कहते हैं कि आपका हार्ट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसका जो साइज है वो क्लेंज्ड फिस्ट जितनी रहती है, यानी कि अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लें
तो यहाँ पर जो साइज बन रहा है आपकी बंद मुट्ठी का, उतना ही साइज आपके दिल का भी होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है पेरीफेरी यानी चारों ओर, तो पेरी का मतलब क्या हो गया, पेरीफेरी, और कार्डियम का मतलब कार्डियक वर्ड आ गया तो आपके हार्ट से रिलेटेड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पेरिकार्डियम जो है उसकी दो लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं और इनके बीच में जो फ्लूइड भरा रहता है उसे आप कहते हो पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहाँ पर जो दो मेम्ब्रेन है, दो लेयर जो हैं, अपर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन और जो इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहेगा जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू, जिससे कि आपका हार्ट अच्छा खासा लुब्रिकेशन महसूस करे। और क्योंकि इसका काम दिन में हमेशा धड़कते रहने का है, 70 से 72 बार, 70 से 75 बार आपका हार्ट जो है 1 मिनट में धड़कता रहता है, चाहे आप रेस्ट कर रहे हो चाहे आप सो रहे हो, योर हार्ट इज ऑलवेज पंपिंग द ब्लड। तो कहीं ये सूख ना जाए तो इसको लुब्रिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मस्कुलर सप्लाई इसमें भी बहुत ज्यादा है, राइट। यहां पर भी आपकी कैरोटिड आर्टरी और कैरोटिड वेन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या करती हैं, हार्ट के सरफेस पे ब्लड प्रोवाइड करती है कि कहीं हार्ट जो है आपका ये डीवस्कुलराइज ना हो जाए, इसमें फिर जर्क आना ना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए इसको भी अच्छी खासी वस्कुलरिटी प्रोवाइड करके रखते हैं, तो खून से जो है भरा हुआ हार्ट आपका हमेशा पंप करता रहता है। ओके, नाउ सम अदर पॉइंट्स। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, ये हमने देख लिया था कि आपका एव्स का, आप अगर रेप्टाइल की बात करें तो उसमें क्रोकोडाइल का, एज वेल एज आपके मैमल्स का जो हार्ट है 4 चैम्बर का रहता है। ऊपर जो दो छोटे छोटे चैम्बर है इनका नाम है एट्रिया, और नीचे जो बड़े बड़े चैम्बर है इनका नाम है वेंट्रिकल। ओके, तो ऊपर वाले चैम्बर छोटे होंगे, नीचे वाले बड़े होंगे। जो वॉल्स हैं यानी कार्डियक मसल्स जो है वेंट्रिकल्स की, ये थिकर है देन दैट ऑफ एट्रिया, यानी एट्रिया की जो मसल है ना चारों ओर, वो भी पतली है। नीचे के चैम्बर्स तो बड़े हैं ही, लेकिन उनमें थिक वॉल भी प्रेजेंट है। नाउ एट्रिया आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, यानी जो दो एट्रिया है ऊपर, उनके बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम नाम की एक वॉल है मसल की बनी हुई। एंड वेंट्रिकल्स जो हैं इनके बीच में भी आपकी थिक वॉल है जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला गया, जो दो वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। हम हाथ से सब कुछ बना के देखेंगे, अभी जस्ट हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच जो है एक थिक फाइब्रस वॉल है जिसको आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जिसमें आपकी ओपनिंग भी है जिन्हें आप वॉल बोलते हो। तो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट रहती है। ट्राइकस्पिड मतलब तीन कस्प है, यहां पर देखो 1 2 3, ये देखो 3 कस्प यहां पर प्रेजेंट है। और दूसरी जो साइड है इसमें बाइकस्पिड है, ये इसमें 2 कस्प प्रेजेंट है जिसको मिट्रल वॉल भी बोला जाता है। तो ट्राइकस्पिड मतलब यहां पर 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प प्रेजेंट है। तो ट्राई का मतलब 3, कस्पिड का मतलब कस्प, तो 3 कस्प यहां पर प्रेजेंट है। 3 इस प्रकार के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जो नीचे की साइड ओपन होंगे। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग कौन प्रोवाइड करेगा, आपका ट्राइकस्पिड वॉल। और बाइकस्पिड वॉल यानी 2 कस्प वाली जो मिट्रल वॉल है, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन यानी ओपनिंग प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो है दोस्त, यहां पर सेमी लूनर वॉल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। सो वॉल्स का काम क्या रहता है, ये सिर्फ आपकी एक डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करती हैं, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से एट्रिया, यानी नीचे से ऊपर यहां से ब्लड नहीं जा सकता, दूसरे रास्ते से जाएगा। कभी भी वॉल्स बैक फ्लो को अलाउ नहीं करती, दे ऑलवेज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो यहां पर अगर आप देखेंगे, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा रेस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद सेमी लूनर वॉल्स। मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेफ्ट जो रीजन है, लेफ्ट जो साइड है, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये हमने जब सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, उसमें भी देखा था। एंड जो राइट साइड है, ये आपका हमेशा क्या कैरी करता है, राइट साइड जो है आपका हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहां पे जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये किसमें ओपन होगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में। तो राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, पल्मोनरी आर्टरी मेरे दोस्त, ये इकलौती ऐसी आर्टरी थी दुनिया की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जा रही थी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, टुवर्ड्स लंग्स लेकर के जाएगी ब्लड को, और लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजनेट करना। तो ब्लड यहां से डीऑक्सीजनेटेड आया है, इसको ऑक्सीजनेट करके दोबारा वापस भेज दिया जाएगा टुवर्ड्स ऑर्गन्स। और यहां पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये आपका एरोटा में आ जाएगा। ओके, एरोटा में, एरोटा जो कि एक बहुत बड़ी आर्टरी है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक ले जाएगी,
अलग अलग ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। तो वेंट्रिकल से जो ओपनिंग हो रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में, इनको सेमी लूनर वॉल आपका रेगुलेट करती है। सेमी लूनर मतलब, लूनर का मतलब होता है चांद, आपने चंद्र ग्रहण का नाम सुना होगा ना, लूनर एक्लिप्स। तो लूनर इज अ वर्ड दैट इज रिलेटेड टू मून, एंड सेमी का मतलब होता है आधा, यानी आधे चांद जैसी एक वॉल जो है यहां पर लगी रहती है इस हिसाब से। तो ये अगर आपकी पर्टिकुलर ओपनिंग है ब्लड वेसल में, तो यहां पर आपकी सेमी लूनर वॉल लगी रहेगी, जो कि ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देगी, बैक फ्लो को ये भी प्रिवेंट करेगी। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। इन सारी चीजों के बारे में हम हाथ से बनाकर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जितनी चीजें हुई है इनको अभी हम याद कर लेते हैं, एंड थोड़ी और बातें होने के बाद वी विल मेक अ क्लियर कट डायग्राम, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हमें ना आए। नाउ कंडक्टिंग सिस्टम, कि आपका जो हार्ट है कंडक्ट किस हिसाब से करता है। हार्ट आपका मायोजेनिक है। मायो का मतलब होता है मसल, क्योंकि आपका कार्डियक मसल से बना हुआ मस्कुलर हार्ट है। मायोजेनिक यानी ये क्या करता है, ऑटो रेगुलेट करता है अपनी कॉन्ट्रैक्शन को। आप हार्ट को दिन रात तो सिग्नल्स दे नहीं सकते, न्यूरल सिग्नल की भाई धड़को, इसको ऑटो रेगुलेट होना पड़ेगा, क्योंकि इसका आपकी जिंदगी से आपकी मृत्यु तक यही काम है, सिर्फ धड़कने का ही काम है। इसको आप हमेशा हर दम जो है न्यूरल कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इट ऑटो रेगुलेट्स इट्स ओन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप नोडल टिश्यूज बोलते हो। तो ये जो नोडल टिश्यूज हैं, ये आपके हार्ट वॉल में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर हैं, यानी हार्ट के अंदर प्रेजेंट ऐसा मस्कुलेचर, ऐसी मसल्स का पार्ट जो कि आपके हार्ट की वॉल्स के साथ अटैच्ड है। और जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं नोडल टिश्यूज, तो आपके हार्ट की मसल भी एक्टिवेट हो जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका नोडल टिश्यू है, इसे आप कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड जो कि यहां पर आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। साइनोएट्रियल जो नोड है, ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट रहता है। इसको आप क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। आपकी हार्ट की जो पेस है, ये कौन मेक कर रहा है, कौन बना रहा है आपकी हार्ट की पेस, उसे रेगुलरिटी से कॉन्ट्रैक्ट कराने में कौन हेल्प कर रहा है, एस ए नोड। लेकिन काफी बार अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, तो आपके पास दूसरा जो है जुगाड़ भी है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। सो ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जब मैं पूरा आपको डायग्राम बताऊंगा, अल्टीमेटली यू विल मेमोराइज दिस। इसे क्या बोलते हैं आप, इसे पेस सेटर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। पेस मेकर तो है आपका ऐसे नोड, लेकिन पेस सेटर कौन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। कि हाँ भाई कभी ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है तो तुम पेस को सेट कर सकते हो एटलीस्ट। ओके, सो फ्रॉम एवी नोड, जो एवी नोड था, इससे बंडल निकलता है एक फाइबर का, ओके, जिसे आप बोलते हो एवी बंडल। और ये एवी बंडल एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच से होता हुआ दो बंडल्स में डिवाइड करता है, क्योंकि इसे दोनों वेंट्रिकल्स में जाना है। तो ईच ब्रांच पासेस थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल एट इट्स साइड, यानी एक एक वेंट्रिकल की तरफ ये वॉल्स चली जाती हैं, ये फाइबर्स चले जाते हैं। इन द वेंट्रिकुलर वॉल इट ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट फाइबर, जिसे आप परकंजी फाइबर कहते हो, एंड दीज फाइबर्स अलोंग विद द बंडल्स आर कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, इज एवरीथिंग डन, राइट। सारी चीजें हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हो चुकी हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर अपने हाथों से बनाकर देखेंगे, और जो भी चीज अभी तक हमने पढ़ी है उन सारी चीजों को हम लोग जो है बकायदा रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया जो आपका हार्ट है वो कुछ इस प्रकार का, इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ऐसा हम एक हार्ट बना लेते हैं। ये आपका हार्ट। इस हार्ट के अंदर चार चैम्बर हैं। अगर मैं बोलूं यहां पर चार चैम्बर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपके अपर टू चैम्बर्स हैं ये छोटे छोटे हैं। अपर जो दो चैम्बर हैं ये छोटे छोटे हैं। इनको आपने क्या बोल दिया है, इनको आपने बोल दिया है लेफ्ट ऑरिकल, और इसको आपने बोल दिया है राइट ऑरिकल। इसको आपने बोल दिया है, नीचे वाले को लेफ्ट ही साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको आपने बोल दिया है राइट वेंट्रिकल। ओके, अब ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहां पर इस राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है, जो कि इसको कनेक्ट कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। ये जो आपकी वॉल है पतली सी, इसको आपने क्या बोला है, इंटर एट्रियल सेप्टा।
इंटर एट्रियल सेप्टा, यानी एट्रिया के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है। सेप्टा का मतलब क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। ओके, अब सिमिलरली आपकी जो यहां पर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल है, ये काफी थिक है। ओके, ये काफी थिक मस्कुलर वॉल है, इसको आपने क्या बोल दिया है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। तो ये आपकी कंपैरेटिवली थिक है, तो इसको हम थिक लिख देते हैं, ऊपर वाली को हम कंपैरेटिवली थिन लिख देते हैं। जो आपकी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टा है, ये भी आपका फाइब्रस है, ये भी आपका ठीक ठाक थिक देखने को मिल जाता है। तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा यानी ऐसा सेप्टा जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसे आप एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा भी बोल सकते हैं। ओके, ये भी आपका थिक फाइब्रस नेचर का देखने को मिलता है। तो ये तीन चीज हमने देखी कि सेप्टा किस किस प्रकार के। ओके, अब देखो यार यहां पे अब क्या हुआ, आपकी वॉल्स प्रेजेंट है। वॉल्स अगर आपकी यहां पर प्रेजेंट है, तो राइट एट्रिया को राइट वेंट्रिकल में खोलने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपकी तीन कस्प की वॉल प्रेजेंट है। इसे आपने क्या बोल दिया है राइट हैंड साइड में, इसे आपने बोल दिया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे आपने बोल दिया है ट्राइकस्पिड वॉल्व। जबकि दूसरे एंड पे सिर्फ आपके दो कस्प की वॉल प्रेजेंट है, इसको आपने क्या बोल दिया है, इसको आपने बोल दिया है बायकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, या मिट्रल वॉल्व। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है और बायकस्पिड वॉल है, इनमें जो आपकी मूवमेंट होगी वो राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ही होगी। वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड नहीं जाने देगी, अपने आप को इस साइड से ब्लॉक कर लेगी। तो इस साइड से मैं इनको क्लोज्ड बना देता हूं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एक साइड से दूसरी साइड में आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा सकती। ओके, अब यहां पर देखो यार, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द पेस मेकर एंड द पेस सेटर। जो पेस मेकर है वो आपके इस कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। यानी देखो मेरे भाई, पहली बात तो ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट है और इसके भी राइट साइड में प्रेजेंट है। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, इसे मैं बोल सकता हूं एस ए नोड यानी SAN, जो कि किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये आपका अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है। अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम के भी अपर राइट साइड में ये आपका ऐसे नोड है। जबकि यहां पर आप देखोगे तो आपका क्या प्रेजेंट है, एवी नोड प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका इसे आप बोलेंगे एवी नोड। एवी नोड क्या हो जाएगा, नाम ही है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो आपका यहां पर एट्रिया है, राइट एट्रिया, और यहां पर राइट वेंट्रिकल इसके पास कहीं प्रेजेंट रहता है। इनके बीच की जो वॉल है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, यहां पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन है ये राइट एट्रियम में ही। तो राइट एट्रियम का ये लेफ्ट साइड है मेरे भाई, ये वाली साइड लेफ्ट साइड है ना, तो ये राइट एट्रियम की लेफ्ट साइड में है। तो इसकी पोजीशन मैं कैसे बताऊंगा, इसकी पोजीशन मैं बताऊंगा कि लोअर साइड में, पहले तो नीचे की साइड, लोअर लेफ्ट साइड में है, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ राइट एट्रिया। तो पहले तो इनकी पोजीशन आपको समझनी पड़ेगी कि ऐसे नोड जो है ये अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है, जबकि एवी नोड जो है ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में है। हैं दोनों राइट एट्रियम में ही, लेकिन मेरे भाई एक अपर राइट कॉर्नर में है तो दूसरा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, एकदम अपोजिट टू ईच अदर। राइट, अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से कुछ बंडल्स निकलते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं, एवी बंडल यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, और ये इस सेप्टा में चले जाते हैं, इस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टा में चले जाते हैं। तो ये जो बंडल है दैट इज एवी बंडल। अब ये एवी बंडल आपका दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है, एक पार्ट आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और एक पार्ट आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो जो वेंट्रिकल की वॉल है ये भी हमने पढ़ा था कि काफी थिक होती हैं। तो यहां पर हम वॉल बना लेते हैं किसी दूसरे कलर से, स्काई ब्लू कलर से बना लेते हैं, सो दैट इट कुड लुक बेटर। इस हिसाब से हम लोग वॉल बना लेते हैं। काफी बुक में आपको ऐसी ही बनी हुई भी दिखाई देती, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बहुत ही मोटी आपकी वॉल रहती है वेंट्रिकल्स की। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके बंडल्स दो अलग अलग पार्टिकल्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और एक जो बंडल है ये आपका पूरा का पूरा इसमें चला जाएगा और आपके फाइबर्स बना लेगा।
वो फाइबर्स पूरे के पूरे वेंट्रिकल में फैले हुए होंगे, जिससे कि अगर कोई सिग्नल आए तो पूरे वेंट्रिकल तक पहुंच सके। तो इस हिसाब से फाइबर यहाँ पर एक्सटेंड कर गए। तो यहाँ पर तो मैंने सिंगल ही आपको रिज दिखाई है, इसके अलावा मैं चाहूँ तो यहाँ पर और ब्रांचिंग बना सकता हूँ फाइबर्स की। यहाँ पर फाइबर्स आपके आ चुके हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरे एंड पर देखें तो दूसरे एंड के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये जो बंडल है ये आपका यहाँ से फैला और इसने इस पूरे के पूरे वेंट्रिकल को उसी हिसाब से घेरा जैसे कि दूसरी साइड में घेरा हुआ है, राइट। सो ये बंडल है एंड यहाँ से फाइबर्स भी निकले हुए हैं। ओके, तो जब आपका कोई सिग्नल आएगा तो वो जो सिग्नल है इन बंडल से, इस एवी बंडल से, इस एवी बंडल से होता हुआ इन दोनों बंडल्स में पहुंच जाएगा, इन दोनों बंडल्स में पहुंच जाएगा और इन दोनों बंडल्स में पहुंचने के बाद वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल तक पहुंच जाएंगे वाया दीज फाइबर्स। ओके, एंड दीज फाइबर्स विल ट्रांसलेट ऑल द सिग्नल्स, क्योंकि आपको इन दोनों साइड में सिग्नल पहुंचाने। ओके, तो जो फाइबर्स है क्या कहलाते हैं? पुरकुंजी फाइबर कहलाते हैं, पुरकिंजी फाइबर्स। सिमिलरली यहां पर भी इसे पुरकिंजी फाइबर आप बोल दें। और ये जो बंडल है इन्हें आप क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। तो पुरकिंजी फाइबर भी इसी का पार्ट है, इस बंडल का ना, इस बंडल से ही निकल करके वो फाइबर बना रहे हैं। तो कोई सिग्नल आपका ऐसे नोड से जनरेट होगा, वो एवी नोड तक पहुंचेगा, तो सिग्नल कहां से कहां जाएगा देखने की कोशिश करो। सिग्नल आपका जनरेट होगा यहां पर, बिकॉज दिस इज द पेस मेकर। तो ये पेस मेकर है, अगर ये पेस मेकर है तो सिग्नल तो यहां पर बनेगा, सिग्नल यहां पर बनेगा, सिग्नल सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिग्नल यहां तक जाएगा और एक बार यहां पर सिग्नल पहुंच गया तो वेंट्रिकल्स बड़े बड़े हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ सिग्नल की जरूरत नहीं है, इनको थप्पड़ भी मार के आना पड़ता है जगाने के लिए। तो यहां पर क्या है, आपके फाइबर्स पूरे फैले हुए हैं वेंट्रिकल्स में, जो कि एक्चुअल ऐसे पकड़ पकड़ के दोनों वेंट्रिकल्स को दोनों साइड से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये बड़े हैं तो इनमें ज्यादा एफर्ट आपको लगाने पड़े, राइट। ये आपके हार्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जो भी चीजें आपने पढ़ी वो यहां पर मौजूद है सिवाय सेमी लूनर वॉल के। तो सेमी लूनर वॉल को भी एक बार देख लेते हैं। अब ये आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट साइड से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा भाई? राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी जो कि ब्लड को लेकर के जा रही है लंग्स के पास ऑक्सीजनेट होने के लिए। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है यहां पर क्या लगे हुए हैं, आपके सेमी लूनर वॉल्स लगे हुए हैं। अब ये जो सेमी लूनर वॉल है ये आपके अर्धचंद्र जैसी शेप के हैं, तो अल्टीमेटली ये जो सेमी लूनर वॉल है ये भी आपके बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो आपका ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये कहाँ जाएगा, एरोटा के अंदर जाएगा। एरोटा जो कि आपकी ग्रैंड आर्टरी है, तो ये आपका ऑर्गन्स तक क्या पहुंचा देगी, ब्लड को पहुंचा देगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगी। यहाँ पर भी आपकी सेमी लूनर वॉल्स लगी रहती है। ओके, तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुंचा रही है, आपकी लंग्स तक पहुंचा रही है पूरे के पूरे ब्लड को। ये आपका टोटल डायग्राम है, यही सारी बातें की है हमने, इससे बाहर एक भी बातें नहीं की। एक और बार पीछे चल के रिवाइज कर लेंगे, सारी चीजें आपकी अच्छी तरीके से हो गई होंगी। ओके, और डायग्राम यार बहुत बढ़िया बन गया है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा डायग्राम हम लाइव बना देंगे, बट स्टिल एक बार में इतना अच्छा डायग्राम बनना, अच्छी कलरफुल ओरिएंटेशन, आई थिंक यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, दिस इज वर्थ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई विल ऑल्सो डू दैट अप। ऑल राइट, चलिए तो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देख चुके हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टोटल हमें आइडिया लग चुका है। एक और बार समझ लेते हैं इन चीजों को। ओके, तो यहां पर देखो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टर था ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में, जो एवी बंडल था ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में चला गया था और हर ब्रांच जो है अपने अपने वेंट्रिकल की साइड में जा रही थी। इन द वेंट्रिकुलर वॉल ये क्या बना लेते हैं, परकंजी फाइबर्स बना लेते हैं। जो ब्रांचिंग किए हुए फाइबर्स मैंने आपको यहां पर दिखाए थे कि ये फाइबर्स बना रहे थे, वो परकंजी फाइबर्स थे और ये फाइबर बंडल के साथ मिलकर बंडल ऑफ हिस कहलाते हैं। ये भी बात हो चुकी थी, इसका मतलब वी हैव डन ऑल द थिंग्स, तो इसमें कोई इशू नहीं। अब हमें क्या जानना है, अब हमें यह जानना है कि ऑटो एक्साइटेबिलिटी कैसे होती है। हमने बोला कि न्यूरल सिग्नल की बहुत खासी जरूरत नहीं है यहाँ पर। हार्ट के जो नोडल टिश्यूज हैं यानी एसएन और एवीएन, ये अपने आप ही हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। कैसे, ये हमें जानना है। तो देखो यार यहाँ पे बहुत प्यारा डायग्राम है, यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर लेना चाहूंगा
एक बार तुम देखना कि सिग्नल कहां से कहां गया। मैंने आपको क्या बताया था, एसएन से सिग्नल एवीएन तक गया, देखो ये जा रहा है, यहां पे देखना ये लाइन बनेगी, ये बनी, और उसके बाद यहां से आपका बंडल ऑफ हिस्स था, बंडल ऑफ हिस्स से परकंजी फाइबर थे। अब यहां पर दोनों वेंट्रिकल में देखना सिग्नल जा रहे होंगे, यहां से यहां आया और यहां से यहां चला गया, देखना यहां से यहां आया, तो देखो अब स्टार्टिंग से एसएन से एवीएन और एवीएन से दोनों वेंट्रिकल्स में चला गया वाया द परकंजी फाइबर्स। यही आपका होता है एक्चुअल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में। हार्ट में क्या है, दो ऑरिकल्स हैं यानी दो एट्रियम्स हैं और दो वेंट्रिकल हैं। समझ लो, एक हाथ से मैं दोनों ऑरिकल्स को दिखा रहा हूं, ऊपर वाले पूरे हार्ट को, नीचे मैं दिखा रहा हूं वेंट्रिकल्स को। पहले ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि सिग्नल पहले यहां आया भाई। राइट ऑरिकल के अंदर ही आपका एसए नोड है, वहीं आपका एवी नोड है। देखो जो आपका राइट पार्ट है यहीं आपका एसए नोड है, यहीं आपका एवी नोड है। तो पहले सिग्नल कहां आएगा, पहले सिग्नल आपका एट्रियम में आएगा ना, तो सबसे पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके बाद वो सिग्नल जब आपका पहुंच जाएगा वेंट्रिकल्स में तो आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम, और दूसरे में कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स। क्यों, क्योंकि सिग्नल उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, नोडल टिश्यू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। हमें कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे नोडल टिश्यू यानी एसएन और एवीएन जो है ये खुद ही खुद अपना काम कर लेते हैं। इसीलिए हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल बोला गया है। ऑटो मतलब सेल्फ, एक्साइटेबल मतलब खुद ही एक्साइट हो जाता है, खुद ही खुद की कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर सकता है एज वेल एज इनिशिएट भी कर सकता है। तो एसएन जो है यानी साइनो एट्रियल जो नोड है ये इनिशिएट करता है क्योंकि इट इज द पेस मेकर एंड मेंटेन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। जो मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल है ना, एक्शन पोटेंशियल मतलब कितनी बार एक्शन कर रहा है हार्ट, कितनी बार सिग्नल जनरेट हो चुका है एक्शन करने के लिए, वो 70 to 75 टाइम्स हो जाता है पर मिनट। इसीलिए इसे आप पेस मेकर बोलते हो, क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसी का है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को अगर आप सब कुछ सौंप दोगे ना साम्राज्य, तो इतनी कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगा। ये आपकी 55 कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है मैक्सिमम, 50 से 55 के आसपास। लेकिन जो आपका साइनोएट्रियल नोड है ये 70 से 75 बार कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है मेरे दोस्त। तो इसीलिए इसको पेस मेकर बोला है। मेन काम इसी का है, यही इनिशिएट करता है, यही मेंटेन करता है। तो मैक्सिमम नंबर जो है वो आपका 70 to 75 है। और आपका अगर एवरेज आप निकालो, एवरेज आपकी कितनी हो जाएगी, 72। तो 72 टाइम्स आपका दिल धड़कता है एक पर्टिकुलर मिनट के अंदर, क्योंकि 72 टाइम्स आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है बाय द साइनोएट्रियल नोड। ओके, अब देखो हार्ट की कार्डियक साइकिल कि हार्ट आखिर धड़कता कैसे। तो यहां पर अगर आप डायग्राम देखेंगे, इनिशियली आपका इतना हार्ट धड़क रहा है यानी आपके एट्रियम्स धड़क रहे हैं और बाद में आपका वेंट्रिकल धड़क रहा है। ओके, यहां पर अगर कोई चीज क्लियर नहीं भी है तो नो इश्यूज, उसमें कोई टेंशन हमें नहीं लेनी है, क्योंकि दिस होल साइकिल वी आर गोइंग टू रीड ऑन आवर ओन। तो कार्डियक साइकिल में आखिर होता क्या है, कार्डियक साइकिल में हम एक छोटा सा डांस सीखेंगे और उस डांस से हमें पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल याद हो जाएगी। सबसे पहले कार्डियक जो आपकी मसल्स हैं वो रेस्ट पे हैं, जिसे आप बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रेस्ट, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टेड। तो जॉइंट डायस्टोल का मतलब ये आपकी खुली खुली प्रेजेंट है। ऊपर वाले दोनों एट्रियम दिखा रहा हूं मैं, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल दिखा रहा हूं, ये खुले खुले प्रेजेंट है, रेस्ट पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टोल। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि सिग्नल कहां जनरेट हुआ था। अगर मैं बोलूं कि आपका एट्रियम में सिग्नल जनरेट हुआ था तो क्या यह बात गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिकॉज एट्रियम के अंदर ही साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट था। तो सिग्नल अगर आप देखो लास्ट डायग्राम के अंदर, तो सिग्नल आपका सबसे पहले कहां था, यहीं जा रहा था ना, एट्रिया के अंदर, उसके बाद वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा था ड्यू टू द बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर आपका जॉइंट डायस्टोल था, पहले दोनों चीजें रेस्ट पर प्रेजेंट थी। तो क्या हुआ, आपके एट्रियम में जब सिग्नल आया, यानी कि जब साइनोएट्रियल नोड ने सिग्नल दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब समझ लो आपके पास दो बैलून्स हैं जो कि दोनों कनेक्टेड हैं एक वॉल से। आपने क्या किया, ऊपर वाले बैलून को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ऊपर वाले बैलून जिसमें पानी भरा हुआ था उसमें आपने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है, तो नीचे वाला बैलून तो फूल जाएगा ना खुद ब खुद। यानी कि ऊपर वाले एट्रिया में जो ब्लड था, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो ब्लड नीचे चला गया है वेंट्रिकल। ओके, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब अब ये डायस्टोल में नहीं है, रेस्ट में नहीं है। सिस्टोल का मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में आ चुका है। तो इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। यानी आपका पहला जो ऊपर वाला पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया है क्योंकि इसमें सिग्नल पहले आया। अब इसका जो ब्लड था वो नीचे ज्यादा चला गया है, यानी 30% आपका इंक्रीमेंट हो जाता है ब्लड के फ्लो में। तो वेंट्रिकल में ब्लड का फ्लो
रश हो चुका है, बहुत बेहतर तरीके से जो ब्लड सर करके आ चुका है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी अब वेंट्रिकल पे सिग्नल भी पहुंच चुका है वाया बंडल ऑफ हिस एंड परकंजी फाइबर, तो वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका एट्रिया रिलैक्स हो जाता है। यानी अभी तक डांस कितना हुआ, पहले दोनों चीजें रेस्ट पे, फिर एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर जैसे ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल ने अपना ब्लड जब ये पंप हुआ तो वॉल की वजह से ऊपर तो आ नहीं सकता है ब्लड, इसने आगे फेंक दिया, एट्रिया तब तक रिलैक्स हो जाता है। ओके, सो डांस कितना है, पहले दोनों रिलैक्स, फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो एट्रिया रिलैक्स। डांस करके देख लो, ये हो गया आपका रिलैक्स, पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रिया, वेंट्रिकल पे सिग्नल आया तो एट्रिया रिलैक्स, दैट इज कॉल्ड एज योर वेंट्रिकल सिस्टोल। यानी एंड में क्या होगा, एंड में आपका वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा। तो जॉइंट डायस्टोल था, उसके बाद एट्रिया से वेंट्रिकल में वाया द बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल आपकी ब्लड का जो है फ्लो हो गया, ब्लड आपका एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया और वेंट्रिकल से फिर वही आपका अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रू सेमिलूनर वॉल चला जाएगा आपका ब्लड। ओके, तो अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ। अभी तो हमने ऐसे डांस करके देख लिया, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल सिनेरियो, रियल केस एनालिसिस, कि एक्चुअल में हार्ट में कौन कौन सी चीजें होती हैं जिस वजह से आपका जॉइंट डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या एट्रियल सिस्टोल आता है। तो जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब है, जॉइंट डायस्टोल का ये मतलब है कि अभी दोनों चीजें रेस्ट पे, अभी हार्ट आपका, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्ट करते हो जीरो से ही स्टार्ट करते हो ना, तो हम भी अगर कार्डियक साइकिल पढ़ना स्टार्ट करें हम जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि हार्ट रेस्ट पे है, हम जीरो से देखेंगे कि पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट किया बाद में कौन कॉन्ट्रैक्ट किया। तो सबसे पहले जो आप सिनेरियो लेकर चल रहे हो, पहले आपने क्या माना कि ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, जिसको आपने जॉइंट डायस्टोल बोला। सिर्फ एट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल नहीं बोला, जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया वेंट्रिकुलर सब कुछ रेस्ट पे। अब ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्स ओपन हो गई। अगर ये ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल ओपन हो गई तो एट्रिया से वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड जाएगा, तो ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन एंड वेना केवा जो है ये फ्लो करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में थ्रू द एट्रिया। क्योंकि देखो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन क्या लेकर आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। तो लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, जब आपकी बायकस्पिड वॉल खुली तो आपका वो वेंट्रिकल में चला गया। वीना केवा जो कि सबसे बड़ी वेन है तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, ग्रैंड वेन इसे बोला जाता है, तो अल्टीमेटली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई ऑर्गन से, तो ये राइट साइड में खुलेगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल आपका ब्लड चला जाएगा, क्योंकि बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल सब ओपन हो चुकी हैं। ओके, और सेमिलूनर वॉल्स अभी तक क्लोज्ड है, यानी क्या हुआ, आप अभी देखोगे कि आपका ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकुलर में जाना स्टार्ट हो चुका है। ओके, क्योंकि बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल खुल गई हैं, लेकिन सेमिलूनर वॉल अभी क्लोज है, यानी वेंट्रिकल में ब्लड भरता जाएगा, उससे नीचे नहीं जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में नहीं जा रहा है, अभी अभी भरता जा रहा है वेंट्रिकल्स में। दिस इज द फर्स्ट फेज। ओके, फिर देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी अब क्या हुआ, अब जब सिग्नल आया तो पहले तो वॉल्स खुली हुई हैं, ठीक ठाक ब्लड आपका जा रहा है, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर गया है। अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर गया है तो और बेहतर तरीके से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा, तो साइनोएट्रियल जो नोड है ये जनरेट करेगा एक एक्शन पोटेंशियल, यानी यहां पर जो है आपको एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता हुआ मिलेगा कि भाई एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो दोनों एट्रिया जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यानी सिस्टोल इसमें आ जाता है। अगर एट्रिया में सिस्टोल आ गया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो दो गुब्बारे कनेक्टेड थे, ऊपर वाले को आपने दबाया तो वाटर नीचे वाले में चला जाएगा, तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है ये वेंट्रिकल्स में 30% बढ़ जाता है। यानी पहले आपकी वॉल्स ओपन थी, ठीक ठाक ब्लड पहले भी जा रहा था, लेकिन अब आपने दबा दिया है तो प्रेशर से जाएगा, और अब आपका प्रेशर बढ़ चुका है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो अभी तक हमने डांस ये देखा, ये आपका जॉइंट डायस्टोल था, अब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लड आ गया है, यानी वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लड आ गया है। अब धीरे धीरे आपको क्या देखने को मिलता है कि वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यार ये बहुत प्यारा डायग्राम है, ये बहुत प्यारी एनिमेशन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहां पे देखो ये साइनोएट्रियल नोड है और ये आपका एवी नोड है। पहले यहां से यहां पर आपको ऑरेंज सिग्नल जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां से आपको दोनों वेंट्रिकल्स में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनिशियली जब यहां पे सिग्नल था ना, ऊपर वाले डायग्राम को देखना, तब सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। जब यहां पर आपको रोशनी दिखेगी दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखना अभी देखो फुचुक करके अभी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ये वाला देखो ऐसे अंदर की साइड अभी गया, अभी गया, अभी गया, राइट, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इटसेल्फ। और जब वेंट्रिकल में ये रोशनी जा रही है तो वेंट्रिकल्स नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों, राइट।
तो यहां पर क्या हुआ, आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। सो एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकल साइड में पहुंचा दिया जाएगा बाय एवी नोड। तो एवी नोड क्या करता है, एवी बंडल के थ्रू और बंडल ऑफ हिस के थ्रू और परकंजी फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल में फैल जाता है और अल्टीमेटली सारे वेंट्रिकल को घेर लेता है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो वेंट्रिकल की जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोला, और इसके दौरान एट्रिया डायस्टोल में चले जाते हैं, क्योंकि अब देखो वेंट्रिकुलर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड ऊपर तो जा नहीं सकता, दो गुब्बारे कनेक्टेड थे, नीचे से आपने अगर प्रेशर लगाया तो ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर आपकी बॉल लगी है, लेकिन हाँ ऊपर से नीचे जा पा रहा था। तो अगर मैंने एट्रिया को दबाया तो वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, लेकिन अब वेंट्रिकल को दबाऊंगा तो और नीचे चला जाएगा इन आर्टरीज एंड वेन्स, लेकिन अभी यहां पर जो है ऊपर नहीं जा सकता। तो एट्रिया अब आपके रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि उसमें ब्लड भरने का कोई चांस नहीं है, वो दोबारा घूमकर ही वापस आ सकते हैं। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वेंट्रिकल सिस्टोल में आपने जगह कर दी है कम और ब्लड अच्छा खासा आया था, एट्रिया से भी ब्लड आ रहा था और जगह आपने कम कर दी, तो अब ब्लड में प्रेशर बढ़ेगा तो वो वेन्स आपकी ब्लड वेसल्स में जाना स्टार्ट कर देगा। सो क्या होता है इस वजह से, अगर आपका प्रेशर बढ़ गया है तो जो वॉल्स आपकी यहां पर थी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, यहां पर इन वॉल्स की मूवमेंट को देखना, इन वॉल्स की मूवमेंट को देखना। ओके, मैं आपको लेजर पॉइंटर से दिखाता हूं, इन वॉल्स की मूवमेंट को देखना। यहां पर ये जो दो वॉल्स हैं ये ऊपर की साइड गई और बंद हो गई, ये भी यहां पर जो वॉल है ऊपर की साइड गई और बंद हो गई। इस इलाके में देखना क्या हो रहा है, इस प्रकार से वॉल मूव हो रही है। तो जब आपका ब्लड भर गया है वेंट्रिकल में और वो दबेगा वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान, तो ऊपर ब्लड जाने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वॉल्स लगी हुई हैं। ओके, ये वॉल्स जो है ऊपर ब्लड नहीं जाने देती, तो क्लोजर हो जाता है आपका ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल का, क्योंकि बैक फ्लो का अटेम्प्ट किया जा रहा है, एट्रिया में ब्लड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमें जाने नहीं देना, तो वॉल क्लोज हो जाएंगी। लेकिन हाँ इतना प्रेशर है सेमिलूनर वॉल ओपन हो जाएंगी। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, जिससे कि ये कहां चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी है तो आपका लंग्स के पास चली जाएगी ऑक्सीजनेट होने के लिए, और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये एरोटा में एंटर कर जाएगा लेफ्ट साइड से, जिससे कि आपका ऑर्गन्स तक इस ब्लड को पहुंचाया जा सके। सो ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, ये आपका एट्रियल सिस्टोल है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड आपका एरो की डायरेक्शन देखो, ये जो ब्लड है आपका वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल में आपका ब्लड ज्यादा आ गया। अगर वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो उसके बाद क्या करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली वॉल तो बंद हो चुकी है, यानी एट्रिया में ब्लड नहीं जाएगा, लेकिन यहां से जो वेसल थी नीले कलर की और लाल कलर की, इनमें जरूर चला जाएगा। तो यहां पर इन वेसल्स में जा रहा है आपका ब्लड, एट्रिया में नहीं जा रहा। ये वेंट्रिकल से कनेक्टेड वेसल्स हैं, इनमें आपका ब्लड जा रहा है, तो वेसल्स में जा रहा है क्योंकि सेमिलूनर वॉल्स ओपन हो चुकी। ओके, और उसके बाद वेंट्रिकल आपके रिलैक्स हो जाते हैं, हार्ट जो है एक जॉइंट डायस्टोल स्टेट में आ जाता है जहां पर ये एकदम रिलैक्स्ड रहता है। ओके, सो वेंट्रिकल्स उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, जिसे आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हो, और वेंट्रिकुलर प्रेशर भी कम हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है, तो अब उसमें कोई ज्यादा ब्लड नहीं है, तो प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो वेंट्रिकल से ब्लड निकलने के बाद क्या क्या हुआ, क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्स, क्योंकि अब आपकी वेसल्स में ब्लड जा चुका है, वो बैक फ्लो करने का अटेम्प्ट करेगा, तो वॉल्स बंद कर लो जिससे कि ब्लड आपका दोबारा वेंट्रिकल में ना आए, वरना बेवजह प्रेशर बढ़ जाएगा, हमें प्रेशर कम ही रखना है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स जो है दोबारा ओपन हो जाएंगे क्योंकि अब आपका वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है, एट्रिया में ब्लड ताजा ताजा है, उसे वेंट्रिकल में लेना, तो एक साइकिल चलती रहती है, ब्लड के आने जाने का सीक्वेंस सेम रहेगा। ओके, जिससे कि एट्रिया में अब प्रेशर बढ़ रहा है और एट्रिया जब फिर क्वेंच करेंगे तो अल्टीमेटली वेंट्रिकल में आपका ब्लड आ जाएगा। तो टोटल हमने क्या किया, एक बार समराइज कर लेते हैं। आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में था, ऊपर वाली ये जो चीज मैं दिखा रहा हूं ये दोनों एट्रिया है, नीचे वाली चीज जो दिखा रहा हूं दोनों वेंट्रिकल्स हैं। पोटेंशियल कहां जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल एट्रिया में, क्योंकि राइट एट्रिया के अंदर साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है। तो ये जो आपका हाथ है ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर गया, अगर ये हाथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगी और एट्रिया से ब्लड आपका वेंट्रिकुलर में चला जाएगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल में अब ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर तो ब्लड जा नहीं पाएगा क्योंकि वॉल बंद हो जाएंगी, तो ये तो आपका रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऊपर वाला पार्ट रिलैक्स हो जाता है, एट्रिया डायस्टोल में आ जाता है एंड अल्टीमेटली वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये आपका वेसल्स में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद सेमिलूनर वॉल भी क्लोज हो जाती है कि बैक फ्लो ना हो, और उसके बाद वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो जाता है। तो व्हाट आर द डांस स्टेप्स, रिलैक्स्ड,
एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे एट्रिया रिलैक्स एंड देन दोनों रिलैक्स। ओके, यहीं से फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी दोनों रिलैक्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स्ड, ये एज सिंपल एज दैट। दिस इज द कार्डियक साइकिल ऑफ योर हार्ट। ओके, 60 सेकेंड होती हैं एक मिनट के अंदर, 60 सेकेंड्स होती हैं एक मिनट के अंदर। 60 सेकेंड में हार्ट कितनी बार धड़क रहा था? अकॉर्डिंग टू द पेस मेकर्स डेटा 72 टाइम्स। तो एक सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो कितनी बार धड़केगा, ये डेटा भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आप ये भी निकाल सकते हैं कि एक बीट में कितनी सेकंड लगेंगी। तो एक बीट में आपकी कितनी सेकंड लगेंगी? 60/72, दैट इज अराउंड 0.8 सेकंड। इतनी सेकंड आपकी लगेंगी, आपकी कार्डियक साइकिल का टाइम है, ये आपकी कार्डियक साइकिल का टाइम, राइट? ये आपको नोट करना है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम क्या है। ये आप डायरेक्टली डेसिफर भी कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो 60/72। यहां से यू कैन इजीली डेसिफर दिस डेटा। अब देखो यार, वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल एंड द अबव प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी वही साइकिल रिपीट हुई, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन जॉइंट डायस्टोल। तो यहां पर आप इसे कार्डियक साइकिल बोलते हो। इस पूरा जो भंगड़ा हमने पाया है दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल। तो एक कार्डियक साइकिल में क्या है, एक बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये दोनों फिर रिलैक्स हो गए। यही पूरी चीज हमने देखी। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंक्लूड होती है। कैसे हमने कैलकुलेट किया? 60/72 दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो 1 हार्ट बीट जो है इसमें एक कार्डियक साइकिल होती है, यानी एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। तो 70 to 75 आपका नॉर्मल रेंज है, एवरेज 72 टाइम्स है, जिससे कि हमने आपके 0.8 सेकंड की कार्डियक साइकिल को डेराइव किया। स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट बहुत पूछा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम वो वॉल्यूम है ब्लड की जो कि हर वेंट्रिकल ने पंप किया ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अब वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल में ब्लड भर गया। अब ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को पुश किया जाता है इनटू वेसल्स। तो ये ब्लड की वॉल्यूम जो आपकी एक कार्डियक साइकिल में पुश करी जा रही है, ये कितनी है? ये 70 ml है, यानी 70 ml ब्लड पंप किया जाता है एक कार्डियक साइकिल में। ओके, और कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट ये है कि पर मिनट आपने कितना ब्लड पंप करवाया एक वेंट्रिकल से। तो अगर आप देखेंगे एक कार्डियक साइकिल में 70 ml के आसपास ब्लड पंप हो रहा है, तो आपकी टोटल एक मिनट में कितनी पंपिंग होगी? 72 टाइम्स होगी। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दे डेटा तो आपका कितना आ जाएगा? 5040 के आसपास आ जाएगा ml, यानी अराउंड 5000 ml के आसपास आ जाएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? रफली आप इसे 5 लीटर बोल सकते हैं। तो 5 लीटर के आसपास क्या आई आपकी कार्डियक आउटपुट, जबकि स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक कार्डियक साइकिल के लिए जो डेटा है वो 70 ml के आसपास है। तो कार्डियक आउटपुट एथलीट का काफी हाई रहता है। क्यों? क्योंकि एथलीट लगातार भाग रहा है। अगर एथलीट लगातार भाग रहा है तो उसकी सांस फूल रही है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है तो उसे सर्कुलेट करके जल्दी जल्दी पहुंचाना भी पड़ेगा आपके ऑर्गन्स तक, यानी कि आपका हार्ट ज्यादा बीट करेगा। इसीलिए जब आप भागते हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अगर आप कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो तो या तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा दो, नंबर ऑफ बीट सेम रख दो, या हार्ट बीट का नंबर बढ़ा दो, स्ट्रोक वॉल्यूम सेम रख दो, या दोनों को बढ़ा दो। तो एथलीट के केस में जो है स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है एंड अल्टीमेटली आपका नंबर ऑफ दिल का धड़कना, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आल्सो गेट इंक्रीज। तो ये जो नंबर है ये आपका बढ़ जाता है, 5000 ml से बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि समझ लो कि एक बंदा है जिसमें 70 बार दिल धड़क रहा है, तो 70 into 70 करोगे कितना हो जाएगा? 4900 हो जाएगा। लेकिन एक बंदा है जिसके अंदर आपका 80 बार दिल धड़क रहा है या 85 टाइम्स दिल धड़क रहा है, भाग के आया फटाफट बंदा, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका नंबर ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें आपका नंबर और ज्यादा हो जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आप कर क्या रहे हो। तो एथलीट्स का जो कार्डियक आउटपुट है वो हमसे, नॉर्मल आदमी से ज्यादा रहता है। अब आपके हार्ट साउंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके दिल में जो आवाज आती है जिसको आप धक धक बोलते हो, एक्चुअल में वो धक धक नहीं है, वो लब डब है। ओके, इट इज लब एंड डब। तो लब एंड डब क्या है? लब वो है जिसमें ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाती हैं, यानी एट्रियल से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी
बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो गई, सिर्फ आपकी सेमिलूनर वॉल्स ओपन है। लेकिन एक बार अगर वेसल्स में ब्लड चला गया तो सेमिलूनर वॉल भी क्लोज हो जाती है। तो पहला हार्ट में साउंड तब आएगा जब आपकी बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाएंगी, और दूसरा हार्ट में साउंड तब आएगा जब पल्मोनरी आर्टरी और एरोटिक जो आपकी एरोटा थी वो क्लोज हो जाएगी। तो हर कार्डियक साइकिल में दो साउंड आते हैं। पहला जो साउंड है ये लब का है, जब आपकी बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हुई, यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में आपका ब्लड चला गया, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिर्फ सेमिलूनर ओपन है, आपकी बायकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो चुके हैं, उस टाइम पर पहला साउंड आएगा लब। दूसरा, जब आपने वेसल्स में यानी कि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ब्लड भेज दिया है, उस टाइम पर सेमिलूनर वॉल्स ओपन थी तो ब्लड चला गया इन वेसल्स में, लेकिन बाद में इन वॉल्स को बंद कर दिया जिससे कि ब्लड वापस ना आ जाए। तो सेमिलूनर वॉल जब क्लोज हो गई तो सेकंड साउंड आया जिसका नाम है डब। ओके, सो एक हार्ट बीट आप किसे कह सकते हो, धक धक जो है यानी लबडब की जो आवाज है ये आपकी एक हार्ट बीट कहलाती है, एक कंप्लीट हार्ट बीट। क्योंकि ये दोनों जो इवेंट्स हैं, बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड का क्लोजर और सेमिलूनर वॉल का क्लोजर, ये एक ही कार्डियक साइकिल में आपको देखने को मिल सकता है। तो दीज वर द हार्ट साउंड। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कौन कौन रेगुलेट कर सकता है? तो यहां पर आपके एएनएस का यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको आप क्या बोलते हो, जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसे आप पीएसएएनएस बोलते हो, और आपका सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसे आप एसएएनएस बोलते हो। ये दोनों अलग अलग तरीके से हार्ट को रेगुलेट करते हैं। प्लस समझ लो तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ पड़ा है तो तुम्हारी बॉडी में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली तुम लोग बहुत जोर से भाग पड़ोगे, और अल्टीमेटली तुमने अगर कुछ बहुत डरावना देख लिया तो तुम खड़े भी हो तो तुम्हारी बॉडी से पसीना छूट जाता है और तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ये जो आपके एड्रिनल हॉर्मोन्स हैं ये भी आपके हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, हार्ट हमारा मायोजेनिक है क्योंकि मसल का बना हुआ है, एंड ऑटो रेगुलेटेड है क्योंकि नोडल टिश्यू है हमारे पास एसएएन एंड एवीएन, ये बात हो चुकी है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि वॉमिट सेंटर था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव चैप्टर में, डाइजेशन वाले चैप्टर में, कि ये आपका वॉमिट सेंटर भी। ओके, तो ये क्या करता है, कार्डियक एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है थ्रू एएनएस, यानी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को। जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी को फाइट करने के लिए तैयार करती हैं। तो ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देंगी, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगी। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल तो कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका नंबर बढ़ा है ना मेरे भाई। हार्ट बीट अगर बढ़ गई, अगर हार्ट बीट बढ़ी है तो पहले समझ लो 70 बार दिल धड़क रहा था, तो 70 into 70 4900 ml आपने ब्लड एक वेंट्रिकल से पंप किया तो कार्डियक आउटपुट 4900 ml था। अब आपका दिल धड़क रहा है ज्यादा बार, समझ लो स्ट्रोक वॉल्यूम उतनी है 70 ml है, तो भी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ना। तो 70 इंटू समझ लो अब 80 बार दिल धड़क रहा है, 70 इंटू 80 हो गया, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है इससे। ओके, तो सिंपैथेटिक है ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है ये कार्डियक आउटपुट को कम कर देता है। तो अगली लाइन में यही बताया हुआ है कि जो पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है यानी पीएसएएनएस है, ये आपका हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है कि भाई पड़े रहो, ये रेस्ट वाला स्टेट है। ओके, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर देगा। समझ लो दिल पहले 70 बार धड़क रहा था तो 70 इंटू 70 आपका 4900 डेटा हो रहा था, लेकिन आप समझ लो आपका 65 बार ही धड़क रहा है या 60 बार धड़क रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये डेटा कम हो जाएगा, 4500 हो गया, लेट्स से 4300 हो गया, इससे तो कम ही है, राइट। और एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है ये क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कुत्ता बिल्ली पीछे पड़ गए या कुछ डरावनी चीज अगर देख ली, देन अल्टीमेटली दिल की धड़कन बैठे बैठाए बढ़ जाती है। तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जो एड्रिनल मेडुला से बने हैं, एड्रिनल ग्लैंड से बने हैं, ये आपके हार्ट बीट को बढ़ाएंगे। सिंपैथेटिक आपका बढ़ा देगी, पैरासिम्पैथेटिक आपका कम कर देगी, एंड जो सेंसरी नर्व फाइबर हैं ये भी आपके कंट्रोल करते हैं हार्ट बीट को और रेगुलेट करते हैं उसकी एक्टिविटी। तो किस किस तरीके से रेगुलेट हुई, सिंपैथेटिक बढ़ाना, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन है उनका बढ़ाना, एंड पीएसएनएस कम कर देता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं, इसको हम लोग पूरा लॉजिकल तरीके से देखें। डबल सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है चीजों की,
यानी आपका जो एट्रिया है उससे ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से आपका अलग अलग जगह पर चला जाएगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, और उसके बाद घूम के जो 2 साइकिल है अलग अलग तरीके से एट्रियाज में एंटर करेंगे। सो मैन के अंदर यानी कि मैमल्स के अंदर जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू 2 बार मूव करता है, यानी अपने सर्किट को 2 बार कंप्लीट करता है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं, यानी 2 बार हार्ट में एंट्री होती है ब्लड की। पहली जो सर्कुलेशन है इसे आप कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी इज अ वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, यानी पहली सर्कुलेशन तब हो रही है जब आप लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए ले गए हो, क्योंकि भाई ब्लड में ऑक्सीजन लोड करोगे तभी तो दे पाओगे ना ऑर्गन्स को। दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक का मतलब ऑर्गन, यानी अब आप ऑर्गन्स तक जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रहे हो। तो ये 2 प्रकार की सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले ब्लड वेसल्स का नाम देख लो और फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से आपको याद करना है। तो पहली जो सर्कुलेशन है इट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी मतलब लंग्स वाली। तो ये जो है लंग्स और हार्ट के बीच की सर्कुलेशन है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी, ये बात खत्म है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन योर बॉडी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जा रही है? अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो कहां जा रही होगी? ऑक्सीजन लेने ही जा रही होगी। ऑक्सीजन लेने किसके पास जाएगी? लंग्स के पास जाएगी। तो ये लंग्स के पास चली जाती है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी, यानी लंग्स से आ रहा है तो पल्मोनरी लेकर आएगी वेसल। कौन सी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है? पल्मोनरी वेन। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर जाती है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया। ये आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। इसे आपने बोला पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा देखो भाई सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। सिस्टेमिक सर्कुलेशन अब क्या होता है? बॉडी में किस हिसाब से आपकी ब्लड जो है ऑक्सीजन लेकर जाएगी। सो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में अब ये दूसरी साइकिल है। आराम से ड्रॉ करके बताऊंगा, ट्रिक्स बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था ये अब बचे हुई सारी चीजें आर्टरी के थ्रू जाएंगी। एक ही आर्टरी थी जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही थी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो एरोटा के थ्रू जाएगा, फिर काफी सारी आर्टरीज में चला जाएगा, देन आर्टेरियोल्स, देन कैपिलरीज एंड देन टिश्यूज तक पहुंचेगा। ये जुगाड़ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर्टरीज कैसे आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हुई एंड देन कैसे कैपिलरी नेटवर्क उन्होंने बना लिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था ये कलेक्ट किया टिश्यूज से, तो अब पहले वेन्स में जाने से पहले वेन्यूल्स में जाएगा। तो कैपिलरी नेटवर्क से पहले वेन्यूल्स में गया, फिर वेन्स में गया, फिर आपका ग्रैंड वेन में गया यानी वीना केवा में, एंड देन राइट साइड में प्लेस कर दिया गया, क्योंकि राइट साइड इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई? राइट साइड इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन वगैरह तो टिश्यूज को दे देगी और CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर ले आएगी। इसी को आप क्या कहते हैं? चीजों की सर्कुलेशन और एक्सचेंज कहते हैं। अब मैं यहां पर अपना एक डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि आखिरकार हुआ क्या। यहां पर देखो यार, यहां पर हम हार्ट के 4 चैम्बर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर हम एक सिंपल सा डब्बा बनाएंगे बिकॉज हमें यहां पर कलाकारी नहीं झाड़नी है। यहां पर हमें ये देखना है कि कौन सी ब्लड वेसल कहां पर गई। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है तो 2 सर्कुलेशन होंगे। ये आपकी लेफ्ट साइड है तो ऊपर वाला हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपकी राइट साइड है तो ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अब देखो मेरे भाई, ऊपर हम क्या बना देते हैं? ऊपर हम बना देते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड जो हमारा मॉडल है मुकेश, उसके फेफड़े बना देते हैं। तो मुकेश भैया के फेफड़े हैं। ओके, अब फेफड़ों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों तक आ रहा है, यानी लंग्स तक आ रहा है। और लंग्स के लिए आप क्या टर्म इस्तेमाल करते हो? पल्मोनरी। यानी लंग्स में जो आएगी वेसल वो भी पल्मोनरी कहलाएगी और जो जाएगी वो भी पल्मोनरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आना है तो कौन लेकर आएगी? पल्मोनरी आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड में प्रेजेंट रहता है? राइट साइड में प्रेजेंट रहता है। तो राइट वेंट्रिकल से क्या आएगी? आपकी पल्मोनरी आर्टरी आएगी। बात समझ में आई? यहां पर ये जो है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई कहां तक? लंग्स तक। ये आपकी पहली चीज है। तो ऊपर में क्या लिख देता हूं? ऊपर में CO2 लिख देता हूं क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में आ गई। अब लंग्स ने क्या किया? ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया।
ऑक्सीजनेट कर दिया तो यहां से क्या है आपका पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर के जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, लेफ्ट साइड में लेकर जाएगी, लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचा देगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी, ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ये जो आपकी लंग्स और हार्ट के बीच में एक एसोसिएशन देखने को मिली, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो मैंने पीले कलर से दिखाई है ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, स्काई ब्लू कलर से बना लेते हैं। स्काई ब्लू कलर से अब हम बनाएंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी अब हमें बॉडी के पार्ट्स तक सारी की सारी चीजें पहुंचानी है। तो यहां पर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन टर्म का उपयोग करेंगे। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी अब आपका लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेट कर देगा सारे के सारे ऑर्गन्स को, तो ऑर्गन्स तक ये पहुंच जाएगा। तो ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचा, ऑर्गन्स तक पहुंचा वाया एरोटा। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये वाया एरोटा, AORTA, वाया एरोटा पहुंच गया, क्योंकि ये ग्रैंड आर्टरी है। अब ग्रैंड आर्टरी किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रैंड आर्टरी आपकी कन्वर्ट हो गई स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में, क्योंकि अकेली आर्टरी तो हर जगह पहुंचा नहीं सकती ब्लड को, तो ये छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हो गई। छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हुई, एंड आर्टरीज में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने छोटे छोटे आर्टेरियोल्स बना लिए, सबके दो दो टुकड़े कर देते हैं। तो यहां पर ये जो छोटे छोटे हैं ये क्या बन गए, आर्टेरियोल्स बन गए। आर्टेरियोल्स के बाद इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बना लिया है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे करके आ जाएगा कहां पर, ऑर्गन में। तो समझ लो ये आपके ऑर्गन या टिश्यूज के अंदर ओपन हो चुके हैं, तो ये आपका क्या है, ऑर्गन या टिश्यू है। ओके, आपका ऑर्गन या टिश्यू है। अब इस ऑर्गन या टिश्यू से भी ये जो आपकी कैपिलरीज हैं ये इस हिसाब से ओपन हो जाएंगे। ओके, एक सेकंड नीचे वाला बना ही लेते हैं यार। तो इस हिसाब से ये जो ओपन हो गई। अब यहां पर किस में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे भाई वेन्यूल्स में, क्योंकि पहले वेन्स तो बनाएंगे नहीं, राइट, सीधी सी बात है। तो ये किस में जाएंगी, वेन्यूल्स में जाएंगी। इस हिसाब की आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली। तो ये क्या हो गई, ये आपकी कैपिलरीज थी जिन्होंने एक्सचेंज कर दिया है ऑर्गन में सब कुछ, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया है, CO2 यहाँ से ले लिया है, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कौन लेके आएगा, सबसे पहले कैरी करके लेके आएगा वेन्यूल्स। वेन्यूल्स कैरी करने के बाद यहाँ पर क्या है आपकी, ओके, यहाँ पर आपकी जो वेन्यूल्स हैं ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसका नाम हो जाएगा वेन। एंड वेन में कन्वर्ट होने के बाद ये आपकी ग्रैंड वेन में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे आपने बोल दिया वेना केवा, इसे आपने बोल दिया वेना केवा। अब वेना केवा में कैसा ब्लड है, आपका ऑर्गन से लेकर आ रहा है, तो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट साइड में पहुंचता है, तो ये कहाँ पहुंचेगा, आपका राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा, ये राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। तो ब्लड वेसल्स का जो नाम है ये हम अलग से हाईलाइट कर देते हैं किसी कलर से, लेट से रेड से। तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज एरोटा, एंड दिस इज वेना केवा। बात समझ में आ गई, कैसे क्या हुआ। ये जो ब्लू वाली है दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड ऊपर वाली जो है येलो वाली ये है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन डीऑक्सीजनेटेड लेके गया, कौन ऑक्सीजनेटेड, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत नहीं है यार, डिपेंड करता है आपको डेस्टिनेशन पता है कि नहीं। कोई ऑर्गन में चीज लेके जा रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ही लेके जाएगा। कोई लंग्स के पास जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड नहीं लेके जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास पूरा ऑक्सीजन है, डीऑक्सीजनेटेड ही लेकर जा रहा होगा, ऑक्सीजन भरवाने ही जा रहा होगा, राइट। तो ये इस हिसाब का पूरा तामझाम कंप्लीट है। ये मेरा खुद का डायग्राम है, बिकॉज अभी सोच समझ के अभी बनाया है लाइव ही, कि इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं वीन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज, आर्टेरियोल सब कुछ। सो इट इज अ कंप्लीट डायग्राम दैट यू कैन सी, एंड आई होप मजा आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट। चलो, तो डबल सर्कुलेशन में देखो क्या होता है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। देखो राइट वेंट्रिकल था, अब राइट वेंट्रिकल है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेट होने, और पल्मोनरी वीन से ऑक्सीजनेट होकर राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंचा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट में ही पहुंचता है। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ऑक्सीजनेटेड था तो एरोटा से पूरी बॉडी के अंदर फैल गया, एंड अल्टीमेटली आपका फिर वेना केवा के थ्रू राइट साइड में ओपन हो गया, बिकॉज इट वाज डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड राइट साइड में रहता है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो इट वाज पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ओके, ये एक पोर्टल सिस्टम है जो कि ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। पोर्टल सिस्टम मतलब ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है। तो यहां पर किस किस को कनेक्ट करेगा? हेपेटिक है ना, हेपेटिक है तो क्या मतलब है हेपेटिक का? लीवर, हेपेटिक लोब्यूल्स आपने पढ़े होंगे, राइट, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वहां पर आपका हेपेटिक वर्ड इज ऑलवेज फॉर लीवर। जैसे पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए था ना अभी, ऑप्टिक वर्ड आई के लिए है, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए, वैसे हेपेटिक वर्ड इज फॉर लीवर। तो लीवर, और ये देखो ये आपका लीवर है, ये लीवर और जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में आपको एक कनेक्शन देखने को मिलता है। इस कनेक्शन की जो यहाँ पर बिल्डअप हुई है ना, ये दैट इज द पोर्टल सिस्टम। इसको आप पोर्टल सिस्टम कह रहे हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर करने से पहले, यानी ऑर्गन्स जब अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं या फिर अपनी CO2 जब देते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जब देते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, उससे पहले आपका एलिमेंट्री कैनाल और लिवर के बीच में एक क्रूशियल कनेक्शन डेवलप होता है। तो इट इज द सिस्टम विच इंक्लूड हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी हेपेटिक पोर्टल वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लिवर। तो हेपेटिक पोर्टल वेन है जो इंटेस्टाइन टू लिवर जो है जाके लीड करेगी और उसके बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगी। यानी ये जो हेपेटिक पोर्टल वेन है ये इंटेस्टाइन और लिवर को कनेक्ट करती है, उसके बाद यहां से जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की साइड चला जाता है इन द राइट साइड ऑफ हार्ट, इन द राइट एट्रियम। ये बात है सिर्फ, ओके। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे तरीके से। कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने आपको बताया था कहीं आपका हार्ट काम करना बंद ना कर दे तो इसको बहुत ही वस्कुलराइज रखा जाता है। कोरोनरी का मतलब रहता है हार्ट के सरफेस के ऊपर ना, यानी हार्ट का जो ऊपरी परत है और थोड़ा बहुत इसके अंदर तक इनकॉर्पोरेटेड या इन्वेडेड भी हो सकता है, ऐसी आर्टरीज और ऐसी वेन्स जो कि हार्ट का खुद का सर्कुलेशन मेंटेन करती हैं, इन्हें आप कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स कहते हो। So it is a system of coronary vessel that circulate blood to and from the cardiac musculature। क्योंकि कार्डियक मसल्स है हार्ट के अंदर और कुछ नहीं है, तो इन कार्डियक मसल्स को भी तो वस्कुलैरिटी की जरूरत है, तो यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, और यहां पर भी थोड़े बहुत मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे जहां से इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दूर करने की रिक्वायरमेंट है। तो कोरोनरी क्या रहता है, खुद हार्ट की मसल को ऊपर से जो है उसकी सर्कुलेशन को रेगुलेट करने वाली वेसल्स। तो कोरोनरी वेसल्स यहां पर मेंटेन करेंगी सारी की सारी चीज। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब यहां पर आपने ऐसे कलर की एक पर्ची जरूर देखी होगी, किसी भी कार्डियक पेशेंट के पास आपको ये पर्ची मिल जाएगी। एक पतली और लंबी सी स्ट्रिप होती है जहां पर हार्ट की एक्टिविटी को कुछ वेव्स की फॉर्म में जो है नोट किया जाता है। इस प्रकार की वेव जो नीचे आपको दिखा रखी है, इस प्रकार की वेव जो है आपका नोटिस में आ जाती है। ये वेव क्या बताती है? ये वेव आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बताती है। यानी जब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो एक छोटी सी वेव बन जाएगी, जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो एक वेव बन जाएगी, जब आपके दोनों रिलैक्स करेंगे तो एक पर्टिकुलर वेव दिखाई दी जाएगी। यानी आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट दिखाई दी जाएगी कि क्या दिल ठीक तरीके से धड़क रहा है कि नहीं, क्या वो ऑप्टिमम टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन कार्डियक साइकिल की क्या है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये मशीन है, ये बात याद रखना। हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि ये जो ग्राफ पेपर आया है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है ना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। कंफ्यूजन यही होती है। तो ग्राफ जो है वो मशीन का नाम है, ईसीजी का, ओके, ग्राफ मशीन का नाम है, जबकि जो पेपर आया है जो एक्चुअल ग्राफ है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल नोट करके बताता है कि कब आपके कॉन्ट्रैक्शन हुई यानी कब डीपोलराइजेशन हुई, कब आपकी रिलैक्सेशन हुई यानी रिपोलराइजेशन हुई। सो ईसीजी लेने के लिए आपने देखा होगा कि काफी बार चेस्ट पर काफी सारी लीड्स लगाई जाती हैं, तो वो आप बेहतर ईसीजी लेने के लिए कर सकते हो। अगर आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी लेनी है तो आपको 3 जो है इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट करनी पड़ती हैं। एक तो दोनों की दोनों कलाइयों पे कनेक्ट कर दो,
और एक लेफ्ट एंकल पे कनेक्ट कर दो नीचे की साइड। यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि एक तो आपका लेफ्ट एंकल पे कनेक्ट कर दो और एक आप रिस्ट पे कर सकते हो, दोनों रिस्ट के ऊपर। तो ये 3 लीड्स जब आप कनेक्ट करोगे तो आपको एक्चुअल स्टैंडर्ड ईसीजी लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप अगर बेहतर एक्टिविटी को नोट करना चाहते हो, हार्ट की डिटेल्ड इवैल्यूएशन अगर आप करना चाहते हो, तो आप मल्टीपल लीड्स को, जो आपने फिल्मों में देखा होगा काफी बार चेस्ट पर काफी सारी लीड्स अटैच होती हैं, तो उनको भी आप अटैच करके एक वेल डिफाइंड ईसीजी को कलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर ईसीजी की वेव से हमें पता क्या लगता है? ईसीजी की वेव से हमें यह पता लगता है कि जो पी वेव है, तो यहां पर क्या होता है, आपकी पी क्यू आर एस टी प्रेजेंट होती है। ऐसे आपकी पी वेव है, ओके, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रही है, जैसे पी है, फिर थोड़े से गैप के बाद आपकी क्यू आर एस है एंड देन आपकी टी वेव है। तो ये पी क्यू आर एस एंड टी, ये आपकी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को डिनोट करता है। ओके, तो ये पी है जहां पर थोड़ा सा उभार आया है, ये आपकी पहली जो है स्मॉल पीक देखने को मिली। इसके अलावा क्यू आर एस है, ये आपकी लार्जेस्ट पीक है एंड फिर आपकी टी है जो कि यहां पर आपको देखने को मिली। इसी प्रकार से दिल आपका कितना धड़का, ये आप पीक नोटिस करके 1 2 3 4 5 6 6 मुझे यहां पर दिखाई दिए, मतलब आपका एक पर्टिकुलर टाइम में 6 बार दिल धड़का। अब आपका उतने ही टाइम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार दिल धड़क रहा है। पहले 6 बार धड़क रहा था, अब 9 बार धड़का। क्या मैं कह सकता हूं कि सेम लेंथ ऑफ पेपर पे आपका दिल ज्यादा बार धड़का है, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट है। बिल्कुल स्लो जो है आपकी 1 2 3 4, तो आपकी स्लो हार्ट बीट है। और इररेगुलर देखो, कभी आपका इसके बीच में गैप कम है और कभी आपका इसके बीच में गैप ज्यादा है, कभी गैप कम है कभी गैप ज्यादा है, तो इररेगुलर हार्ट बीट कहलाती है। इसी हिसाब से आप ईसीजी को कंक्लूड कर सकते हो, आप अलग अलग चीजें नोट कर सकते हो। जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, आपको ईसीजी देखते ही उतनी सारी चीजें आपके दिल की एक्टिविटी के बारे में बता देता है। तो जो पी वेव है ना, ये पी वेव क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। यानी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुए ना, एट्रिया का जब सिस्टोल हुआ, यानी एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करें, ऊपर वाला जो तामझाम दिखाई दे रहा है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पी वेव आई। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। एंड इसके बाद है टी वेव। तो टी क्या है, ये आपका रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी जब वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट होकर आपके अल्टीमेटली रिलैक्स स्टेट में आए थे, तो ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, जिसको आप रीपोलराइजेशन भी कहते हैं, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुके हैं। ये आपकी एक्चुअल ईसीजी रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या करते हो, आप डेविएशन ऑफ ईसीजी को देख लेते हो कि अगर ईसीजी स्टैंडर्ड नहीं है, ईसीजी आपकी रेगुलर नहीं है, तो आपको पता लग जाता है कि हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या डिजीज है। और इसीलिए ईसीजी की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। जब भी आपको हार्ट बीट्स नोटिस करनी हो, आप हमेशा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है इसके नंबर को नोट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि सबसे आसान यही है। देखो यार, ये जो छोटे छोटे पीक्स हैं, इनको नोट करोगे कंफ्यूजन होगी खामखा की। आपको पता है एक हार्ट बीट में एक ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, अल्टीमेटली वो आपका सबसे ईजी है टू एनालाइज। और जब ये लाइन सीधी हो जाए, इसका मतलब समझ लो कि भगवान को प्यारा हो चुका है कोई। ये आपके डेथ को इंडिकेट करती है कि आपके हार्ट जो है उसने बीट करना बंद कर दिया है। ओके, हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग, नो बीटिंग। तो आप इसे क्लिनिकल डेथ भी कंसिडर कर सकते हो। क्लिनिकल डेथ, जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो चुकी है, नो पल्स, नो ब्रीदिंग, नो हार्ट बीट, क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। बायोलॉजिकल डेथ मतलब कुछ ऑर्गन्स आपके डेथ के थोड़ी देर बाद तक भी जिंदा रहते हैं। जब वो सारे ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं, तो बायोलॉजिकली डेड आप किसी बॉडी को डिक्लेयर करते हो। क्लिनिकल डेथ मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही इज डेड, बिकॉज जो एक्चुअल प्रमाण है किसी को जिंदा है या मुर्दा देखने के, वो सारे प्रमाण मौत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सीधी लाइन आ जाती है। नाटकों में तुमने देखा होगा ना, अलग अलग सीरियल्स आते हैं, उसमें पी की लाइन आती है और बहुत डिटेल्ड पी के बाद एक सीधी लाइन बन जाती है, एंड अल्टीमेटली खेल खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या क्या पंगे हो सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ओके, सो कलेजे की जलन दिखाई गई है यहाँ पर, लेकिन वो एसिडिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ एनिमेशन अच्छी लगी, सो आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इट। सबसे पहली चीज है हाइपरटेंशन, दिमाग का फटना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। काफी सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा चिंता लेते हैं,
जिस वजह से उनको हाइपरटेंशन हो जाती है। ब्लड प्रेशर हमेशा ही एक हायर लेवल पर मेंटेन्ड रहता है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल सिस्टोलिक और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल पूछे इंसान का तो वो होता है 120/80। ओके, 120/80 जो है इसमें 120 सिस्टोलिक है यानी कंप्रेशन के टाइम पे, ओके, एंड 80 जो है आपका डायस्टोलिक है और mmHg में इसे नापा जाता है बिकॉज प्रेशर की यही यूनिट हम लोग स्टैंडर्ड मान के लेते हैं। ओके, सो 120/80 इज द स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर, लेकिन हाइपरटेंशन में 140 और 90 से भी ज्यादा देखने को मिलता है और वो भी कंटिन्यूएशन में। तो 120 जो सिस्टोलिक है इट इज मोर देन 140 ओवर हियर एंड 80 जो डायस्टोलिक है वो 90 से भी ज्यादा हो जाता है। इट लीड्स टू हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, टेंशन मतलब बहुत ज्यादा तनाव है, जिस वजह से आपके काफी वाइटल ऑर्गन्स को भी डैमेज पहुंच सकता है जैसे ब्रेन वगैरह, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो अल्टीमेटली इट कुड लीड टू वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस। ओके, तो ब्रेन को भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है, किडनी को भी इफेक्ट पड़ता है और दिल का तो इसमें पूरा का पूरा योगदान है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, इसीलिए आपको काफी सारे तेल की, काफी सारे नमक की एड में दिख जाता है कि ये जो है आपके ब्लड प्रेशर को या फिर हार्ट डिजीज को कम करता है। सफोला खाओ, जो दाना दाना एक समान है ये वाला नमक खाओ, इट इज वैक्यूम इवेपोरेटेड और अल्टीमेटली आपके ब्लड के जो लेवल है, शुगर लेवल, इसको भी कंट्रोल करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स विच आर इनटू मार्केट जो कि आपको बेहतर रख सकते हैं। जैसे फल फ्रूट है, ये आपके लिए हमेशा अच्छी है बिकॉज दीज आर नेचुरल शुगर्स। और जो फास्ट फूड है दे आर नॉट रिकमेंडेड इन हाइपरटेंशन बिकॉज दे विल गिव यू मोर ऑयल, मोर सॉल्ट दैट कैन इंक्रीज योर बीपी एंड अल्टीमेटली इट कैन गिव यू मोर हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन मतलब मोर ब्लड प्रेशर, सिंपल भाषा में। दूसरी चीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको आप कैड भी बोलते हो एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब यहां पर देखो आपकी जो नस है एकदम साफ है, राइट? तो इसका जो ल्यूमन है एकदम ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ जो ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर प्लेक जम चुका है। प्लेक मतलब किसी चीज की डिपोजिशन हो चुकी है विच इज इनसॉल्युबल। जैसे कि आपका कैल्शियम है, ये जाकर के सॉलिडिफाई हो चुका है ब्लड वेसल में। आपका फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, जो कि दे आर लिपिड्स, तो दे आर वैसे अनसॉल्युबल। ये आपकी लिपिड्स हैं तो ये वैसे अनसॉल्युबल हैं। एंड फाइबरस टिश्यू है, फाइबर है तो देखो यार वो तो बह करके नहीं जाएगा, धागे जैसा है, एक जगह पे अटक जाएगा, क्लॉग हो जाएगा। जैसे नालियां ब्लॉक हो जाती है ना, कोई अगर आपका बाल वाल उसमें फंस जाए तो अल्टीमेटली यहां पर फाइबरस टिश्यू है, नहीं पास होने देगा कुछ भी चीजें। तो कोरोनरी आर्टरीज जो थी इनमें आपको देखने को मिला कि इसीलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो कोरोनरी आर्टरीज में आपका डिपोजिशन देखने को मिल गया। तो आर्टरी का जो ल्यूमन है ये पतला हो जाता है, जिससे कि आपका कम ब्लड अब जा पाएगा हार्ट तक। तो हार्ट की जो मसल्स हैं इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। ओके, तो हार्ट के सरफेस पे जो मसल्स हैं इनको नहीं मिल रही है ठीक से ब्लड सप्लाई, तो वो मसल्स जो है सूखने लग जाती हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा पेन भी होती है। नेक्स्ट इज एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस इसे कहा जाता है कॉमनली। एंजाइना पेक्टोरिस में अक्यूट चेस्ट पेन का आपको सामना करना पड़ सकता है। और ये क्यों होती है अक्यूट चेस्ट पेन, जैसे कि इन दादाजी को हो रही है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी टू हार्ट मसल, यानी हार्ट की मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। अगर आपका इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो होगा तो ऑक्सीजन भी उसके साथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट की मसल तक। तो आपने देखा पिछले केस में कि हार्ट तक अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो भी दिक्कत है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो मिडल एजड जो लोग होते हैं और एल्डरली जो लोग होते हैं, यानी 30-35 के बाद, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे वो मेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, इनमें ही ये देखने को मिलता है। और ये आपके ब्लड फ्लो के अफेक्ट के कारण भी हो सकता है, यानी अगर ब्लड ही कम फ्लो कर रहा है तो उसमें कम ही ऑक्सीजन होगी, दैट इज फॉर श्योर। इस वजह से आपको छाती में दर्द उठ सकता है, जिसे आप एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। हार्ट फेलियर, जिसे आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। कंजेस्टिव क्यों? क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम है दैट इज कंजेशन, लंग कंजेशन। तो आपका जो फेफड़ा है वो भर जाएगा, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, जिस वजह से हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स, उनको सांस की भी दिक्कत कॉमनली रहती है। इट इज द कंडीशन इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। हार्ट जो है ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, तो इसे हार्ट फेलियर बोल दिया गया। और इसमें कंजेशन ऑफ लंग्स भी देखने को मिलता है, यानी आपके जो फेफड़े हैं उनसे सांस भी ठीक से नहीं आएगी। हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। कार्डियक अरेस्ट में क्या है? हार्ट फेलियर में ब्लड पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रही, यानी हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना, उस काम को करने में फेल हो चुका है।
पंपिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो चुका है, बीट करना बंद कर दिया है, तो इसने बीट करना बंद कर दिया। और हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक मतलब हार्ट की मसल्स पे किसी ने अटैक कर दिया है, तो मसल्स जो है ये इसमें ब्लड सप्लाई ठीक नहीं थी, तो मसल्स पे अटैक हो गया है। तो तीन चीजें थी जो एक जैसी लगती हैं सुनने में, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, उसमें फेल हो चुका है, पंप ठीक से नहीं कर रहा है। हार्ट अटैक का मतलब मसल्स पे अटैक हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन प्योर नहीं था, प्रॉपर नहीं था, तो मसल्स डिटोरेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट हो चुका है, अब बीट करना इसने बंद कर दिया है। दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दिस वाज अबाउट द ब्लड and the circulatory system of your body, and I hope you got each and everything with ease, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये टॉपिक था, पढ़ाने में भी मज़ा आया है, और जो टॉपिक पढ़ाने में मज़ा आता है वो चीज़ें ट्रांसलेट होती हैं स्टूडेंट्स तक, ये मैंने पर्सनली देखा है। तो जिन टॉपिक्स के एंड में ऐसा लगता है कि यार पढ़ाने में मज़ा आ गया, हर चीज़ समझ में आ गई होगी, उस पर स्टूडेंट्स का अप्रिशिएशन भी जेन्युइनली मिलता है। सो इसके डीपीपीस को सॉल्व कर लीजिए एंड अल्टीमेटली आपका ये चैप्टर जो है अच्छे से क्रैक हो जाएगा। 4 चैप्टर्स बचे हैं आपके फिजियोलॉजी के, जिसमें आपका एक्सक्रीशन है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। रटने का पार्ट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करें तो वहां पर आपको 206 हड्डियों के नाम याद करने पड़ते हैं, विच इज अल्टीमेटली क्वाइट टफ फॉर द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे दूंगा। एंड काफी सारी चीजें हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, जॉइंट्स के नाम है, तो दैट्स वाई स्टूडेंट आर अफ्रेड ऑफ एनाटॉमी एंड द थिंग्स रिलेटेड टू योर स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलेचर, बिकॉज इनके नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारी मसल्स हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो इनको हम लोग ठीक तरीके से देखेंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, आई शॉर्टली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, ऐसे ही यार सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।